ठीक है, नहीं तो हमारा प्रोजेक्ट ही चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर बाकी चीजें ना करते हैं। क्या था हमारा प्रोजेक्ट? अच्छा, ये उस दिन का कोड है जो हम लोगों ने पोस्ट किया था। अ, नहीं, ये टू डू, यही प्रोजेक्ट था हमारा अभी। यस सर। तो एक क्लोजेस्ट, ये ईडा टारगेट क्लोजेस्ट आपको समझना है। और इन्होंने बोला है, और क्या है आपका क्वेश्चन? वो भेजा था। ई डॉट टारगेट डेटा लिस्ट डॉट एक्शन। ये नहीं समझ में आया आपको? ओके। और एक्शन रिटर्न, ठीक है ये। ट्रिम मेथड का मतलब कहाँ वहाँ पे क्या यूज है? क्लोजेस्ट नहीं समझ में आया। प्रॉम्प्ट, देखिए अभी आपने जो भी किया है ना, बस थोड़ा सा बस समझने की जरूरत है, वैसा कुछ है नहीं अभी। पहला चीज तो ये जो डेटा सेट प्रॉपर्टी है, ये हमेशा तभी अवेलेबल होती है जब हमारे पास ना एलिमेंट में हम लोग डेटा एट्रीब्यूट यूज किए हो, ठीक है। डेटा एट्रीब्यूट यूज होना जरूरी है, कंपलसरी, तभी आप डेटा सेट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। डेटा सेट प्रॉपर्टी जो हमारी है, बेसिकली जो इवेंट एट टारगेट जिस एलिमेंट पे हमने अप्लाई किया है, डेटा सेट बेसिकली जो एलिमेंट जिस पे डेटा एट्रीब्यूट अप्लाई किया गया, उसका एक्सेस देता है। देन डेटा के बाद, डेटा एंड हाइफन के बाद जो भी वैल्यू, जो भी वर्ड हमने यूज किया, नहीं बेसिकली स्ट्रिंग बोल लो या वर्ड बोल लो, वो उस चीज को हम एक्सेस कर सकते हैं डेटा सेट डॉट लिख के। तो एक्शन, बेसिकली यहाँ पे हमने एक्शन कीवर्ड यूज किया, इसलिए यहाँ पे एक्शन लिखा है। अगर यहाँ पे कुछ और किया होता, और जस्ट लाइक कुछ भी टाइप कर लेता, तो टाइप यहाँ लिखते, जो भी यहाँ पे कीवर्ड होती वो यहाँ पे कीवर्ड, ठीक है, उस कीवर्ड, ताकि हमें क्या मिल सके, डेटा सेट डॉट एक्शन से ये पता चल जाएगा कि बेसिकली इसका वैल्यू क्या है, नहीं एडिट, नहीं। देन भी ताकि फिर हम उसके हिसाब से फिर कंडीशन अप्लाई कर सके, डिलीट, एडिट, और वो नहीं, ये सारे जो एडिट हमें ये चेक करने के लिए, बेसिकली ये एक्शन प्रॉपर्टी वो एडिट है कि नहीं, ये कंडीशन चेक करने के लिए। तो अब ये इस एक्शन की वैल्यू क्या होगी, वो यहाँ से हमें पता चल जाएगा, नहीं। जिस भी बटन पे क्लिक किया है, डेटा सेट बेसिकली डेटा सेट डॉट एक्शन, जिस बटन पे क्लिक किया जाएगा उसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसके ये जो वैल्यू हमने दिया इसीलिए दिया ताकि इस वैल्यू से हम क्या कर सके, एक कंडीशन चेक कर सके, ठीक है। सर ये लाइन जो लिखी हुई है हमने, क्या बोल रहे हैं? सर ये जो लाइन लिखी है ना, इफ नॉट इक्वल टू एक्शन डेटा, इसका क्या मतलब है? ई डॉट, नहीं फिर से नहीं समझ में आया, बताओ क्या बोल रहे हैं? इफ नॉट इक्वल टू एक्शन ये लिखा है ना रिटर्न, हाँ हाँ, ये इसका देखिए मतलब क्या है? बेसिकली क्या है ना, बस एक तरीके से थोड़ा सा और भी ऑप्टिमाइज कोड लिखने की तरह, इसको आप रिमूव भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बट क्या होगा, मे भी हो सकता है कि ये जो हम कोई बेसिकली एलिमेंट, ये इसकी जो वैल्यू आ रही है वो बेसिकली इम्पटी आ रहा है, नहीं एक्शन कुछ है ही नहीं, नहीं। ये जो ई टारगेट वैल्यू है, इससे कोई अगर एलिमेंट नहीं सेलेक्ट हो पा रहा, कोई वैल्यू नहीं सेलेक्ट हो पा रही, तो उस कंडीशन में क्या रिटर्न करना है, तो वहां पे करना है कि अगर एक्शन ना हो तो फिर हमें क्या रिटर्न करना है, तो हम नल रिटर्न कर देंगे अगर एक्शन नहीं हो रहा है तो, ठीक है। एक्शन की कोई वैल्यू नहीं, बस वो एक कंडीशन है, इसको आप चाहे तो रिमूव भी कर दीजिए। बट जस्ट लाइक कि हम ये भी सिनेरियो चेक करना चाहते हैं कि अगर मान लीजिए एक्शन की कोई वैल्यू ही ना है, नहीं इम्पिट हो जाए, तो फिर क्या उस कंडीशन में, तो फिर आगे हम कोड रन करना चाह रहे हैं कि नहीं करना चाह रहे, या फिर वहां ही रिटर्न कर देना चाह रहे हैं। फिर यहाँ पे रिटर्न की जगह पे अगर आप चाहें तो करली ब्रैकेट लगा के आप सिंपली सामने वाले को फिर से नहीं एक प्रॉम्प्ट मैसेज दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके जगह। मैंने कोई मैसेज नहीं देना चाहा, बट अगर आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि रिटर्न की जगह पे डायरेक्टली रिटर्न ना करके सिंपली आपका जो भी इफ ब्लॉक लगाते हैं, वहाँ पे एक मैसेज आप उसको सामने वाले को दे सकते हैं, प्रॉम्प्ट रिटर्न में क्या कर सकते हैं,
रिटर्न लिख के और सिंपली हम क्या कर सकते हैं, प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नहीं, देन आप यहाँ पे एक सिंपली स्ट्रिंग पास कर दीजिए, ताकि सामने वाले को जब भी अगर कोई वैल्यू ना हो पाए यहाँ पे, ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे, उसको एक मैसेज शो कर सकते हैं। तो वो बस उस कंडीशन को चेक करने के लिए। तो मैं ये कोई वैल्यू, कोई दूसरा मैसेज नहीं शो करना चाह रहा था, तो हम डायरेक्टली हमने क्या कर दिया, रिटर्न बस पास कर दिया। क्योंकि एक ही लाइन का कोड था, इसलिए हमने क्या किया था, करली ब्रैकेट हटा दिया था। ये आप सबने पढ़ा ही है कि ब्लॉक में करली ब्रैकेट कंपलसरी तब हो जाता है जब हम मल्टी लाइन कोड लिखे, ठीक है। अदरवाइज सिंगल लाइन ही हमें अगर रिटर्न करना है, तो हम सिंपली करली ब्रैकेट को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, बस वहीं तक, और कुछ नहीं। ठीक है, देन सर अगर, प्रॉम्प्ट की जगह कंसोल नहीं यूज कर सकते? हाँ कर लीजिए, कंसोल कर लीजिए। मैसेज आपको अब बस सिर्फ देखना है। प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या करता है, यूजर को एक नोटिफिकेशन देगा, कंसोल सिर्फ आपको देगा। नहीं, वो तो सिर्फ अब आप जब डेवलपमेंट करें, बस प्रोडक्शन में अब कंसोल का यूज तो नहीं करोगे आप। नहीं, आपको तो यूजर को नहीं एक इंटरफेस प्रोवाइड करना है ना, ताकि उससे पता चल सके कि नहीं कोई वैल्यू हमने भी सेलेक्ट की। बस जस्ट लाइक आप अभी जब डेवलपमेंट मोड में है, तो आप कंसोल का यूज कर लीजिए, आप जो भी करना है। बट एज ए प्रोडक्शन में जब आप अपने कोड को पुश करेंगे, तब कंसोल को रिमूव करके हमें कुछ उसके जगह पे कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट का यूज करके, या फिर नहीं कुछ और वैल्यू हमें रिटर्न करने की हो, जो कि हम या या तो आप डेवलपर के लिए करेंगे या तो यूजर्स के लिए करेंगे, तो फिर उसके हिसाब से आप करेंगे। अगर डेवलपर के लिए ही कर रहे हैं तो कंसोल चलो फिर भी चल जाएगा, ठीक है। अदरवाइज सिंपली अगर बैकएंड में आप कर रहे हैं, अगर एरर के लिए हमारे पास ना स्टेटस कोड मिल जाता है, फिर हम इसमें स्टेटस कोड रिटर्न करते हैं कि अगर कोई एरर आ रहा है, कौन से एरर के भी टाइप होते हैं, कुछ इंफॉर्मेशनल एरर होते हैं, कुछ क्लाइंट एरर होते हैं, कुछ सर्वर एरर होते हैं। तो पढ़ेंगे भी, जब पढ़ेंगे तो HTTP के बारे में जब पढ़ेंगे, तो फिर उसके बारे में पढ़ेंगे कि हमें बेसिकली एरर को ना कैसे हैंडल करना है। तो भी ऐसे ही पढ़ेंगे तो अभी बस सिंपली आपकी मर्जी है, ठीक है। आप चाहे तो कुछ भी ना रिटर्न करिए, कंसोल रिटर्न कर लीजिए, या जो भी करना चाहे करिए, ठीक है। या फिर इस लाइन को आप रिमूव कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलिए, आपकी ओके मर्जी। सर। ओके, देन हमारा ये सारा कोड, इसमें से क्लोजेस्ट मेथड क्या करता है बेसिकली, जो भी हम इसमें आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, LI ई डैट टारगेट से हमें क्या मिल जाएगा, बटन मिल जाएगी जिस पर क्लिक किया जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, ई डैट टारगेट से जिस भी एलिमेंट पे इवेंट हैपन होगा, ठीक है, वो हमें मिल जाएगा। अप्लाई जो भी एलिमेंट टारगेट किया जा रहा होगा, ठीक है, वो हमें मिल जाएगा। देन उसके बाद हमें उसके नियरेस्ट क्या करना है हमें, क्योंकि बटन LI के अंदर है, नहीं तो बटन अपने आप में एक एलिमेंट है, बट हमें उस बटन पे नहीं, बल्कि हमें क्या करना है, LI को सेलेक्ट करना है। तो और वही LI सेलेक्ट करना है जो कि जिस उस बटन की नियरेस्ट, इसलिए हम यहाँ पे क्या क्लोजेस्ट मेथड यूज करते हैं, ठीक है। इसका आपको वहां पे भी यूज करेंगे, जैसा एग्जांपल के अगर हम मान लीजिए नेविगेशन बार बार हम मेनू बना रहे हैं, नेविगेशन मेनू, तो वहां पे भी अगर आप जैसे कि हम LI के अंदर एंकर टैग यूज करते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि हम पूरा LI को सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वहां पे भी हम एंकर टैग को ना फिर लिख के फिर उस क्लोजेस्ट मेथड लगा के LI सेलेक्ट कर सकते हैं, ताकि ना पूरा अगर उस एंकर टैग के अलावा, क्योंकि LI जैसा एग्जाम्पल, जैसे मेनू बनाते हैं हम लोग, तो वहां पे क्या होता है, LI के अंदर हम एंकर टैग ऐड करते हैं, LI के हमारा ब्लॉक एलिमेंट है, नहीं ऐसा कुछ होगा। और उसके अंदर अगर एंकर टैग है, तो एंकर टैग बेसिकली उतना ही स्पेस लेता है, क्योंकि इनलाइन एलिमेंट होता है एंकर टैग। जस्ट लाइक आपने यहाँ पे लिखा है होम, तो अगर मान लीजिए आपने क्लोजेस्ट मेथड नहीं लगाया है, तो फिर बटन पे जब क्लिक होगा तभी ये ना नेविगेट करेगा। बट अब क्या चाहते हैं कि इतने पूरे एरिया में अगर कहीं भी क्लिक हो, नहीं या बटन पे क्लिक हो या फिर इधर भी क्लिक हो, तो भी हमारा क्या सेलेक्ट हो, ये LI सेलेक्ट हो, नहीं क्लियर। तो क्लोजेस्ट मेथड बस वही है। और प्रॉम्प्ट, इसमें क्या प्रॉब्लम आई थी आप, टॉगल में, टॉगल बेसिकली क्या है ना, अच्छा ये मैंने डिस्कस नहीं किया था।
क्लास लिस्ट बेसिकली जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था, क्लास लिस्ट गेट करने के लिए गेट एट्रीब्यूट का यूज किया था ना, गेट और सेट एट्रीब्यूट मेथड पढ़ा था। क्यों? अरे कोई भी एलिमेंट डॉक्यूमेंट या क्वेरी सेलेक्टर लगा के कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट करके फिर उसके अगर हमें एट्रीब्यूट को सेलेक्ट करना था, तो ये मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया था। गेट एट्रीब्यूट से हमें क्या पता चल जाएगा कि उस एलिमेंट पे एट्रीब्यूट कौन कौन सा है। ऐसा कुछ पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस सर। पढ़े थे। अब हम लोगों ने गेट एट्रीब्यूट और सेट एट्रीब्यूट का यूज किया था। सेट में हम क्या करते हैं कि एट्रीब्यूट को हम सेट कर सकते हैं, नहीं? तो उसी तरीके से गेट और सेट एट्रीब्यूट से ना हम इन जनरल कोई भी एट्रीब्यूट गेट और सेट कर सकते हैं। बट डेटा क्लास लिस्ट जो है ना, एक प्रॉपर्टीज है जो कि इसी एलाई मतलब किसी भी एलिमेंट में, जरूरी नहीं एलाई, कोई भी एलिमेंट होगा, ठीक है, जिसको आप क्वेरी सेलेक्टर से सेलेक्ट कर रहे हैं, अगर उस पर कोई क्लास लिस्ट अप्लाई है, ठीक है, क्लास अगर एट्रीब्यूट अप्लाई है, ये क्लास लिस्ट जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये क्या करेगा अगर अप्लाई है, तो आप सिंपली अगर आप चाहे तो क्लास लिस्ट करके आप उसको गेट कर सकते हैं क्लास को। अदरवाइज इसके साथ साथ ना क्लास लिस्ट के साथ हमें ना कई सारे मेथड मिल जाते हैं। जैसे क्लास लिस्ट के साथ अगर इसमें कोई क्लास आप ऐड करना चाह रहे हैं तो ऐड एक मेथड मिल जाता है, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी जो क्लास आप ऐड करना चाह रहे हैं, क्लास का नाम जस्ट लाइक अगर मान लीजिए कुछ भी आप अगर करना चाह रहे हैं, जैसे क्लास हम कैसे डिफाइन करते हैं, एक एलिमेंट के अंदर क्लास की नेम होता है और देन उसके बाद वैल्यू होती है, नहीं? क्लास में हम क्या ऐसे तो करते हैं, जो भी हमारा वैल्यू होता है क्लास, देन उसके बाद हम वैल्यू डिफाइन करते हैं, नहीं? तो ऐड में हम क्या करेंगे, सिंपली बस हम जो भी हम नेम और वैल्यू डिफाइन करना चाह रहे हैं, दो आर्गुमेंट में पास कर देंगे ऐड में। या सिंपली अगर क्लास लिस्ट में हम क्या करेंगे, एक वैल्यू ही पास कर देंगे, ऐड करना है तो। और रिमूव करना है तो क्लास का जो नाम होगा, अब सिंपली जो हमें रिमूव करना है उसकी वैल्यू हम पास कर देंगे, जो भी वैल्यू हमें रिमूव करना है, ऐड रिमूव। और देन उसके बाद हमारा क्या है, ये जो टॉगल मेथड है, टॉगल मेथड क्या करता है कि ये कंप्लीटेड जो क्लास अप्लाई है ऑलरेडी, क्लास बेसिकली क्या है उसकी वैल्यू ही होती है। जस्ट लाइक मान लीजिए ये एक एल आई एलिमेंट है, इस पे हमने क्या किया है, क्लास कंप्लीटेड हमने क्या लगा रखा है, ये एक कंप्लीट, ठीक है। ऐसे ही होता है अगर हमें डिफाइन करना हो एक एट्रीब्यूट किसी एलिमेंट के ऊपर, तो इस मेथड से क्या हो रहा है, एल आई डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। तो हमें क्या हो रहा है, इस क्लास के साथ नहीं वर्क करने का एक्सेस मिल जा रहा है। फिर इसका जब टॉगल मेथड लगाया था, टॉगल मेथड का काम क्या है कि ये चेक करेगा कि कंप्लीटेड क्लास इस पे अप्लाई है कि नहीं, इस एल आई पे, ठीक है। अगर अप्लाई है तो इसको रिमूव कर देगा, ठीक है। अगर नहीं अप्लाई है, अगर ऑलरेडी पहले से नहीं अप्लाई किया, इस पे नहीं मेंशन किया है, तो इसको अप्लाई कर देगा। तो इसका फायदा क्या है कि अगर मान लीजिए आपने क्या किया है इस क्लास में कुछ भी, जस्ट लाइक क्लास एट्रीब्यूट आपने दिया है, इसको सेलेक्ट करके कंप्लीटेड इस पे CSS अप्लाई कर दिया है डिस्प्ले प्रॉपर्टी का, ठीक है। कि डिस्प्ले जब कंप्लीटेड हो तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या हो, जस्ट लाइक ब्लॉक हो, या फिर नहीं, जो भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं क्लास एक, क्योंकि क्लास सेलेक्टर हो जाएगा, उसमें आप जो भी CSS अप्लाई करना चाह रहे हैं इस LI के लिए आप कर सकते हैं। जब ये यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा क्लास के अंदर, जस्ट चलो अभी दिखाते हैं बस। और इसमें और कुछ नहीं करना है ना, इसको भी डिस्कस कर लेंगे क्लास टेस्ट के ना सारे मेथड। सर जो नीचे वाला क्या है? कॉन्स्ट न्यू टेस्ट इज इक्वल टू फ्रॉम 41 लाइन्स। 41 लाइन। इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉम्प्ट आपको पता ही है। नहीं नहीं सर, 41 से लेकर के जो 43 तक आया है ना पूरा। अच्छा, तो स्पैन बेसिकली हमने यहाँ पे जो वैल्यू सेलेक्ट किया था LI का, नहीं, LI के अंदर ये जो क्वेरी सेलेक्ट, ये जो टास्क एलिमेंट है जो स्पैन के अंदर है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो हमने क्या किया था, ये स्पैन नहीं क्रिएट किया था, ये स्पैन वैल्यू जो कि LI के अंदर ही है, तो इसी को हमने टास्क नहीं टेक्स्ट दिया था क्लास, तो इसको हमने सेलेक्ट करना था, LI डॉट यूज कर दिया हमने।
और देन फिर से वही ये कंडीशन बस हमने अप्लाई कर दिया है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि अगर मान लीजिए न्यू टेक्स्ट जो हमने अभी यहाँ पे सेलेक्ट किया, सामने वाले ने कुछ इंटर ही नहीं किया, तो सिंपल ऑब्वियस बात है ना, फिर आपको तो कुछ नहीं मिलेगा ना। तो उस कंडीशन को चेक करने के लिए अगर आप चाहें तो इसको रिमूव कर दीजिए, बट आपका ना एक तरीके से उतना ऑप्टिमाइज नहीं होगा। सामने वाला अगर कुछ नहीं इंटर करता है तो आपका कुछ यहाँ पे दिखेगा ही नहीं, नहीं न्यू टेक्स्ट कुछ तो आएगा ही नहीं। तो बस उस बेसिकली एरर को ना हैंडल करने के लिए कंडीशन अप्लाई किया है कि कंपलसरी, मतलब ये जो न्यू टेक्स्ट यहाँ से मिलेगा हमें, सामने वाले ने प्रॉम्प्ट जो दिखेगा उसमें कुछ इंटर करेगा, तो वो नल नहीं होना चाहिए। नहीं। और दूसरा क्या हो सकता है, चलो उसने इंटर किया, बट वो क्या कर रहा है कि सामने वाले ने कुछ ऐसे इंटर कर दिया कि अगर मान लो प्रदीप उसने कुछ इंटर कर दिया, जस्ट लाइक, चलो जावा स्क्रिप्ट ही किया। नहीं, आपको पता है कि स्ट्रिंग में वाइट स्पेस काउंट होता है, बट जस्ट लाइक यहाँ पे जो भी इंटर करता है प्रॉम्प्ट में, आप जो कुछ भी देते हो वो एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आता है। नहीं, तो वो क्या किया, स्टार्टिंग में स्पेस छोड़ दिया, बाद में भी स्पेस छोड़ दिया। नहीं, तो पूरा के पूरा ये स्ट्रिंग आएगा आपके पास। नहीं, एज ए प्रॉम्प्ट जब वो इंटर करेगा। तो ट्रिम मेथड जो ये अभी यहाँ पे हमने अप्लाई किया है, ये स्ट्रिंग के ऊपर होता है। ट्रिम क्या करता है, इसके स्टार्टिंग और एंड से क्या, ये जो स्पेस है वाइट स्पेस, इसको रिमूव कर देता है बस। तो ट्रिम मेथड स्ट्रिंग का एक पार्ट है। आप चाहें तो ट्रिम स्टार्ट और ट्रिम एंड भी एक मेथड होता है। जैसे सिर्फ स्टार्टिंग का स्पेस रिमूव करना चाह रहे हैं तो ट्रिम स्टार्ट का यूज कर सकते हैं, और बीच का करना चाह रहे हैं, मतलब लास्ट का, तो ट्रिम एंड कर सकते हैं। दोनों तरफ का आप करना चाह रहे हैं तो ट्रिम का यूज कर सकते हैं। बस उस कंडीशन को हमने किया है कि सामने वाला पहले तो इम्पटी ना हो, और प्लस ट्रिम करने के बाद हो सकता है वो क्या कर रहा है कि वैल्यू में कोई लेटर नहीं दिया, बस वो क्या कर दिया, स्पेस, जस्ट लाइक स्पेस पुश करके, क्योंकि स्पेस भी एक तरीके से स्ट्रिंग होता है, इम्पटी स्ट्रिंग होता है। तो भी हमारा क्या होगा, ये कंडीशन तो सेटिस्फाइड हो जाएगा क्योंकि नल तो होगा नहीं। अब हम क्या चाहते हैं कि ये भी सेटिस्फाइड हो, फिर एंड हमने ऑपरेटर लगाया, ट्रिम करने के बाद ये इम्पटी भी नहीं होना चाहिए। नहीं, तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाइड करने के लिए बस लॉजिक है, और कुछ। ठीक है, जस्ट लाइक कि हमारा कोड और भी ऑप्टिमाइज हो जाए, इसलिए। अदरवाइज आप चाहे तो ना चेक करिए, बट उस सिनेरियो में क्या होगा, ये दोनों सिनेरियो में फिर आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वैसा नहीं रिजल्ट आएगा। ठीक है, बट आप जो चाहते हैं, जो आपका एक्सपेक्टेशन हो उसके हिसाब से, तो फिर आपने ये चीजें यहाँ पे मेंशन कर रखा है। क्लियर? आई थिंक इसके अलावा कोई यस डाउट सर। तो नहीं होगा। हाँ, नहीं सर, अभी नहीं। जी बोलिए, कौन बोल रहा था कुछ? चलो, तो अभी ना हम क्या करते हैं, वैसे भी स्ट्रिंग ही पढ़ना है, तो स्ट्रिंग के ना मेथड कुछ है, तो उसको देखते हैं। और फिर कल ना आप बेसिक मेथड देखते हैं, कल स्ट्रिंग के कुछ एडवांस मेथड, और प्लस जावा जो एरे है दोनों कंपेयर करके, और प्लस रेजेक्स के बारे में अगर थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हैं, हम लोग ना पढ़िएगा रेजेक्स। ठीक है, अपने आप में एक आप लैंग्वेज ही बोल लीजिए बेसिकली, है ना। हम क्या करते हैं, रेजेक्स का यूज एक स्ट्रिंग को ना मैनिपुलेट करना है हमें अगर, जैसे कि अभी आप लोगों के मन में आ रहा होगा कि सर स्टार्ट और एंड का तो स्पेस हम रिमूव कर दे रहे हैं ट्रेन से, बट अगर दो वर्ड के बीच में स्पेस है तो नहीं। तो उसके लिए थोड़ा सा यस। रेजेक्स के बारे में जानना होगा। अदरवाइज फिर आप जो हमारा बाय डिफॉल्ट प्रोसेस है कि आप क्या करें, पहले इंडेक्स नंबर काउंट करें वहाँ का, देन फिर उसके बाद स्पेस दूसरे स्ट्रिंग को सेलेक्ट करें, फिर दोनों को कंबाइन करें। वो काफी टफ हो जाएगा, बट रेजेक्स से ना इजीली हम स्पेस को क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको हो गया, बट इसमें अगर आप आगे का और कोड करना है, इसमें कुछ चीजें और ऐड करनी है, करिएगा फिल्टर लगा के, अगर आपको करना हो तो करिए, इसमें ऐड करिए। क्लियर? अभी करेंगे क्योंकि ना यस। उतना ज्यादा बस प्रैक्टिस ही करना था आपको। इवेंट ऑब्जेक्ट, आई थिंक अब उसका यूज केस आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा। नहीं हो रहा है? एक प्रोजेक्ट और दिया जाए आप लोगों को,
करने के थोड़ा लिए। थोड़ा हो रहा है। ठीक है, आपको अब क्या करना है, एक ना फॉर्म बनाना है। ठीक है, फॉर्म में आप क्या करिएगा, एक नेम, फुल नेम का इनपुट लीजिएगा। ठीक है, एलिमेंट, और एक ईमेल का लीजिएगा, एक पासवर्ड का लीजिएगा, और एक सबमिट बटन का लीजिएगा। ठीक है, फॉर्म के अंदर। क्लियर। और आपको क्या करना है, कि हर एक इनपुट एलिमेंट में ना चेक करना, कोई कंडीशन अप्लाई करना, जैसे कि फुल नेम एटलीस्ट थ्री लेटर का होना चाहिए, एटलीस्ट 3 लेटर फुल नेम में होना चाहिए। ठीक है, ऐसे कुछ कंडीशन जस्ट लाइक के सामने वाले से हम जो जैसा इनपुट में ना वैल्यू चाहते हैं, वो वैल्यू हमें क्या करना है। जैसे कभी आप देखते होंगे फॉर्म में क्या होता है, कि जैसे आप फुल नेम लिखते हैं, अगर आप एक वर्ड एक लेटर यूज करते हैं, तो फिर वहाँ हम लोग एटलीस्ट 3 या 4 लेटर ना आप वहाँ पे आपको मेंशन करना होता है, वो एरर चेकिंग के लिए, कि सामने वाला बस एक, क्योंकि एक लेटर का क्या ही नाम हो सकता है नहीं। अगर आप फुल नेम अगर मेंशन करें, तो आपको एक लॉजिक भी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, एटलीस्ट 3 4 लेटर का तो होना चाहिए नहीं फुल नेम। क्लियर। वैसे ही पासवर्ड, अब बहुत बार क्या होता है कि आप ना अब ट्राई करते हैं कि पासवर्ड सामने वाला जो भी इंटर कर रहा है वो एटलीस्ट 6 या 7 लेटर का होना चाहिए नहीं। तो उसको भी आप अगर नहीं इंटर कर रहा है, तो उसको फिर से एक मैसेज शो करना सामने वाले को। क्लियर। और वैसे ही ईमेल के लिए भी वो एक लॉजिकल ईमेल इंटर करे, जिसमें एट द साइन का भी यूज किया गया हो, और डॉट का भी यूज किया गया हो नहीं। क्योंकि हर एक ईमेल में ये तो 2 चीज होता ही है, अगर वो ईमेल सही हो तो। ठीक है। आ, तो ये चीजें आपको करनी है, तो आपको फॉर्म एलिमेंट बनाना है। फॉर्म एलिमेंट के अंदर इनपुट में जो भी 3 है, आपको नेम के लिए इनपुट टाइप क्या होना चाहिए, टेक्स्ट। ईमेल के लिए एक इनपुट बनाना है, उसमें टाइप क्या होगा आपका ईमेल। फिर पासवर्ड के लिए बनाना है, उसका टाइप क्या होगा, पासवर्ड। देन एक सबमिट बटन लगाना है। तो इसमें आपको काम क्या करना है, कि सबमिट बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, हमारा फॉर्म सबमिट होगा। तो आपको क्या करना है, हर एक इनपुट को चेक करना है, क्योंकि आपको चेक करेंगे तभी तो आप उसको मैसेज शो कर पाएंगे नहीं। तो हमें चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा, या तो हर एक इनपुट एलिमेंट को सेलेक्ट करा और इस पे इंडिविजुअल ऐड इवेंट लिस्नर लगाए नहीं। बट वो हमें काम नहीं करना, हमें क्या करना, फॉर्म के ऊपर लगाना है ऐड इवेंट लिस्नर। ठीक है। और फिर हमें चेक क्या करना है, ई डॉट टारगेट से ये चेक करना है कि किस एलिमेंट पे क्लिक किया जा रहा है। ठीक है, ई डॉट टारगेट से हमें पता चल जाएगा जो भी एलिमेंट पे जिस पे भी क्लिक हो रहा होगा। देन फिर उसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, उस वैल्यू में क्या होगा, जो भी इसमें इंटर किया गया वो हमें मिल जाएगा। फिर उसको चेक करेंगे, चेक कर लेंगे उसकी लेंथ 3 से कम है कि ज्यादा है, 3 से कम होगा, तो इफ एंड एल्स वाला ब्लॉक में यूज करके बस वो मेंशन करना है। कुछ नहीं करना है, अभी तक जितना पढ़े हैं उसी का बस ना इम्प्लीमेंट करना है। क्लियर। और ट्राई करिएगा कि कहीं पे भी ना हेल्प लेने की कोशिश ना करिएगा, अदरवाइज देखो हेल्प तो मिल ही जाएगी आपको, बट कोई मतलब नहीं होगा। अभी बस अपने आप को ना एक टेस्ट करने का भी आपके पास मौका है। टेस्ट करिए, देखिए आप ये फाइनेंस का यूज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और जो भी आप अभी हम लोगों ने पढ़ा इवेंट डेलीगेशन, उसका आप अप्लाई कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। और प्लस सिंपली कुछ करना नहीं, सबके सारे इनपुट से बस वैल्यू गेट करना है, फिर चेक कर लेना है। तो वैल्यू की जो लेंथ है, अगर 3, जस्ट लाइक नेम के लिए क्या करना है, उस लेंथ वैल्यू डॉट लेंथ लगा लेना, जो भी ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू से हमें वैल्यू मिल जाएगी। फिर उस वैल्यू क्योंकि एक स्ट्रिंग होगी, उसको फिर स्ट्रिंग पे डॉट लेंथ लगा के उसकी लेंथ देख लेंगे। वो उसकी लेंथ जो 3 से कम है कि ज्यादा है नहीं। तो फिर वही इफ ब्लॉक लगा के चेक कर लेंगे, अगर ट्रू होगी तो उसके लिए कुछ और मैसेज प्रिंट करवा लेंगे। ठीक है, और नहीं होगी तो कुछ और करवा लेंगे। क्लियर। बस इतना ही करना है। तो समझ में आया प्रोजेक्ट नहीं आया? यस। क्यों, बाकी लोगों यस को सर। हो गया होगा, करिएगा जरूर प्रैक्टिस। ठीक, चलो।
और अभी तो डॉम के लिए ना जितना पढ़ना था हम लोगों ने पढ़ लिया। ऑब्जर्वर बचा है। ऑब्जर्वर इंटरसेक्शन वाला, कई टाइप के ऑब्जर्वर होते हैं, बट इंटरसेक्शन ऑब्जर्वर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि वो आप अपने एक दिन में आप लोगों को प्रोजेक्ट दिखा रहा था, स्क्रॉल वाला, इनफाइनाइट स्क्रॉल करना है या फिर किसी पार्ट पेज के किसी पर्टिकुलर सेक्शन में जाना है, तो हम बेसिकली ऑब्जर्वर इंटरसेक्शन का यूज कर सकते हैं। स्क्रॉल इवेंट से भी हो जाता है, बट स्क्रॉल इवेंट उतना ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, तो ऑब्जर्वर सेक्शन इंटरसेक्शन जो ऑब्जर्वर है उसकी हेल्प। तो ट्राई करिएगा ना थोड़ा बहुत ऑब्जर्वर के बारे में पढ़ने की कोशिश करिएगा, जितना भी आप समझ सकते हैं समझने की कोशिश करिएगा, ताकि क्योंकि उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि पहली बार आपके सामने आया तो बड़ा कंफ्यूजन, तो एक बार आप अवेयर रहेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और ऐसा नहीं कि उसके बगैर आपका ना डॉम का भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। वो बस एक ऑप्टिमाइज कोड लिखने का नहीं, अभी हमारे पास मेथड है, वो बेसिकली ऑब्जेक्ट है वो, जिसमें कई सारे और मेथड मिल जाते हैं जिससे हम और भी ऑप्टिमाइज कोड लिख लेते हैं। तो बस ऑप्टिमाइजेशन के लिए वो यूज किया जाता है। तो अल्टीमेटली आपको भी ऑब्जर्वर का यूज तो करेंगे ही करेंगे, बट अभी नहीं भी कर रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम आपको जितना भी फेस करना है डॉम से रिलेटेड वो सारी चीजें आपने पढ़ रखा है। क्लियर? चलिए, तो अभी एक बार क्या करते हैं, डॉम के जो भी मेथड है रिवाइज करवा दें आपको। बस पूछना है आप लोगों से, मैं लिख के नहीं करूँगा, बस पूछते हैं, देखते हैं कितना आप लोगों ने रिवाइज कर रखा है, देन फिर स्ट्रिंग की तरह। ओके, डॉम। चलो, W3 देख लेते हैं, क्योंकि हमें बस नाम ही चाहिए, मेथड चाहिए, एक्सप्लेन तो करना है नहीं, पढ़ तो रखा ही। देखिए, अगर आप चाहें तो एक बार ना रिवीजन करने के लिए भी, बेसिक रिवीजन के लिए W3 स्कूल अच्छा है। अगर आपने नोट्स बना रखा होगा तब तो बहुत बढ़िया है, बट अगर नहीं भी बना रखा तो अगर आपको ट्राई करना है नोट्स के लिए, मतलब एक बार बस देखने के लिए कि कैसे काम कर रहा है, तो प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियस बात है हमारे पास मिल जाता है ये इनका नहीं, कोड एडिटर भी यूज हो जाता है यहाँ पे, तो आप कर सकते हैं प्रैक्टिस डायरेक्टली अगर आप अपने, बट मोस्टली आपको करना चाहिए अपने बीएस कोड में। यहाँ पे तो सिंपल, जो एकदम ही बिगिनर होते हैं उनके लिए सही है। ठीक है, तो डॉम मेथड में जैसे कि भी हम लोगों ने पता, हमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले तो हमें जिस भी एलिमेंट के साथ डॉम प्रॉपर्टीज या फिर डॉम के जो भी मेथड अप्लाई करने हैं या फिर जो भी हमें ऑपरेशन करना है, ठीक है, उसके लिए हमें सबसे पहले हमें उस एलिमेंट का एक्सेस चाहिए, जिसके लिए अलग अलग मेथड हम लोगों ने पढ़ रखा है। जैसे कि गेट एलिमेंट बाई आईडी, अगर उस एलिमेंट को कोई आईडी अप्लाई की गई है तो गेट एलिमेंट बाई आईडी से भी हम उस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, क्वेरी सेलेक्टेड डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। देन उसके बाद और भी हमारे साथ साथ हमारे पास मेथड मिलते हैं, इसमें नहीं है, होंगे तो और मेथड। ठीक, गेट एलिमेंट बाई आईडी। देन उसके बाद हमारे पास ये टैग, अगर हमें अगर गेट एलिमेंट बाई टैग नेम, कि अगर उस एलिमेंट के टैग नेम से नहीं, जैसे कि एक लिस्ट एलिमेंट है तो उसका टैग नेम एल आई है, तो अगर उसके थ्रू अगर हमें हैंडल करना है जिसके हम ये प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, वैसे ही क्लास नेम के थ्रू भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी जो लेटेस्ट हम जो यूज करते हैं वो क्या करते हैं, क्वेरी सेलेक्टर, और क्वेरी सेलेक्टर ऑल का करते हैं। ठीक है, ये सारे मेथड, जो ये गेट एलिमेंट बाय टैग नेम जो मेथड है, ये हमें क्या देता है, एक HTML कलेक्शन देता है। ठीक है, दूसरी तरीके से क्वेरी सेलेक्टर, जो क्वेरी सेलेक्टर ऑल मेथड है, वो हमें क्या करता है, एक नोड लिस्ट प्रोवाइड करता है। क्लियर? नोड लिस्ट या HTML कलेक्शन दिखता तो है कि एक एरे की तरह, बट एग्जैक्टली वो एरे नहीं होता है। ठीक है, तो उसको अगर हमें एरे में बदलना है तो हम एरे के कुछ मेथड यूज कर सकते हैं, जैसे कि एरे डॉट फ्रॉम लिख के फिर उस एलिमेंट जो भी हमारा नोड लिस्ट है, बेसिकली जो भी जिस भी वेरिएबल में हमने सेलेक्ट किया
उसको उसमें इंटर कर सकते हैं, जस्ट लाइक ये मेथड यूज कर सकते हैं। एरे ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, सेम नाम कैपिटल ए लिखना जरूरी है। देन इसमें हमें एक मेथड मिल जाता है फ्रॉम। देन यहाँ पे हम क्या पास कर लेंगे, जो भी हमारा नोड सेलेक्टर नोड लिस्ट या फिर एचटीएमएल कलेक्शन होगा। तो बेसिकली वो क्या करेगा, ये जो हमारा नोड लिस्ट या एचटीएमएल कलेक्शन मिला है, जो कि एक एरे की तरह ही दिखता है, उसको एक एरे में बदल देगा। हम ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा रखा है कि एरे के कई सारे मेथड है, कि इस एरे के साथ अगर हमें कोई भी ऑपरेशन करने, तो हमें क्या करना है, एरे के कई सारे मेथड में मिल जाते हैं, जैसे मैप, फिल्टर, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। इसलिए हमें एरे में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो अगर आप एरे डॉट फ्रॉम लिख के अब उस जो भी नोड लिस्ट है उसको यहाँ पे हमें पास करना है आर्गुमेंट फ्रॉम में, तो कन्वर्ट हो जाएगा। देन ये जो भी रिटर्न करेगा, वो क्या करेगा, एक एरे रिटर्न करेगा, उसको कहीं पे स्टोर कर लीजिएगा या किसी वेरिएबल में, फिर उसके साथ आप ये जो भी मेथड यूज करना चाहते हैं वो करिएगा। अगर इससे भी सिंपल आप करना चाहते हैं तो डी स्ट्रक्चरिंग का यूज कर सकते हैं। कि जो भी नोड लिस्ट है उसको क्या करिएगा, 3 डॉट लगा के, अभी पढ़ेंगे हम लोग डी स्ट्रक्चरिंग के बारे में। तो एरे और ऑब्जेक्ट के साथ ना एक सैलो कॉपी करने के लिए हम क्या करें, 3 डॉट लगा के फिर जो भी हमारा नोड लिस्ट वेरिएबल होगा उसको हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, ठीक है। नोड लिस्ट जो भी हमारा हमने जिसमें भी स्टोर कर रखा है, तो क्या हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा एरे में। तो अगर आपको ये मेथड तरीका सही लग रहा है तो ये कर लीजिएगा, अदरवाइज ये वाला तरीका यूज कर लीजिएगा। नोड लिस्ट एचटीएमएल कलेक्शन को किस में बदलने के लिए, एक एरे में बदलने के लिए। एरे में क्यों बदलेंगे, क्योंकि एरे में हमें काफी सारे मेथड मिल जाते हैं, उसको मैनिपुलेट करना है उस नोड लिस्ट को। तो क्लियर, इसलिए हम वहाँ पे, क्योंकि हम वहाँ पे नोड लिस्ट में हमें बहुत सारे मेथड नहीं मिलते, तो हमें उसको एरे में कन्वर्ट करना जरूरी है। क्योंकि अगर कन्वर्ट जब तक नहीं करेंगे तब तक ना हम इस नोड लिस्ट पे सिर्फ फॉर ईच का यूज कर सकते हैं, बाकी और कोई मेथड यूज नहीं कर सकते। क्लियर। या फिर हम ट्रेडिशनल क्या कर सकते हैं, फॉर लूप या वाइल लूप का यूज कर सकते हैं। बट ये एरे के मेथड हमें यूज करने हैं, मैप, फिल्टर और बाकी चीजें, हमें पहले उसको एरे में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास मेथड है कुछ, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। तो हमारा पहला काम यही होता है, कभी भी जावा मतलब डॉम के साथ अगर हमें कुछ भी मैनिपुलेशन करना है, तो हमें सबसे पहले उस एलिमेंट को हमें एक्सेस करना होता है। देन दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, कि जो भी हमारा एलिमेंट एक्सेस हुआ है, ठीक है, या तो हमें एलिमेंट एक्सेस होगा सिंगल एलिमेंट, नहीं, जब भी हम डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर मेथड लगाएंगे या फिर क्वेरी सेलेक्टर ऑल मेथड लगाएंगे, या कोई भी ये सारा एलिमेंट मेथड यूज करेंगे, तो या तो हमें सिंगल एलिमेंट मिलेगा, या तो एक नोड लिस्ट बोल देते हैं अभी, क्योंकि क्वेरी सेलेक्टर के भी यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो नोड लिस्ट मिलेगी, नहीं, जो कि कलेक्शन ऑफ वैल्यू हो, नहीं, एलिमेंट होगा बेसिकली। तो इस नोड अब हमें क्या करना होता है, जब भी कोई एलिमेंट हमें एक्सेस हो गया, क्योंकि नोड लिस्ट मिलेगा, तो नोड लिस्ट पे हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो कई सारे एलिमेंट का कलेक्शन होगा, हमें इसमें से एक सिंगल एलिमेंट हमें एक्सेस करने की पहले जरूरत है। उसके लिए हमें क्या करना है, वही कि जैसे कि हमें पता है कि नहीं, कि या तो हम एरे के मेथड के थ्रू हम यहाँ पे इसको सिंगल एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं, या तो हम इस नोड लिस्ट के ऊपर फॉर ईच का यूज कर सकते हैं, जो कि हमें क्या करता है, सिंपली इस जो एरे की जैसा दिखने वाला ये जो नोड हमें एक वैल्यू गेट हो रही है, उसको क्या करेगा, लूप करेगा, और उसमें से हर एक वैल्यू को इस जो फॉर ईच मेथड है, इसमें जो हम कॉल बैक पास करने वाले हैं, उसके कॉल बैक में एज ए आर्गुमेंट एक एक करके क्या होगा, स्टोर होगा, उसका हम यूज कर सकते हैं। सुनिएगा, और प्लस इसको एक बार करने, मैं अभी आपको बता सकता हूँ बट फिर ना आप सोच नहीं पाएंगे, तो इसलिए मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन आप जाके एग्जैक्टली इस वीडियो को सुनने के बाद ना वैसे कुछ ट्राई करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि पढ़ तो चुके हैं आप, बट यहाँ पे समझना ही जरूरी है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, नहीं। क्लियर। तो जो भी मैंने बताया, या तो आप क्या करेंगे, फॉर ईच का यूज कर लीजिएगा, या तो अगर आप चाहते हैं कि इस पे मैप या फिल्टर मेथड यूज करें, ठीक है, मैप मेथड से हम क्या करेंगे, अगर इसमें कुछ चेंज करना चाह रहे हैं तो मैप में मेथड हमें यूज करना चाहिए। तो इसको मैं सबसे पहले क्या करेंगे, एक एरे में कन्वर्ट कर लेंगे इस नोड लिस्ट को, ठीक है, जो क्वेरी सेलेक्टर आल के थ्रू हमें मिला होगा उसको। कैसे करेंगे, जो भी हमने भी लास्ट में डिस्कस की।
क्लियर। तो दूसरा फेज क्या होता है कि हमें उस सिंगल एलिमेंट मिल गया, तब तुम डायरेक्टली उसके साथ कि हमारे पास जो प्रॉपर्टी है कि अगर उस एलिमेंट की टेक्स्ट, टेक्स्ट हम किसको बोलते हैं, कोई भी एलिमेंट होता है तो उसको उसका जो टेक्स्ट कंटेंट होता है, बेसिकली टेक्स्ट नहीं बोलना, कंटेंट बोलना। तो एक एलिमेंट का कंटेंट क्या होता है बताओ, एचटीएमएल एलिमेंट का कंटेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्या होता है, क्यों, पढ़ा था। अगर कोई भी एलिमेंट है, अगर एचटीएमएल एलिमेंट है, उसका कंटेंट अगर हमें बताना है या एक्सप्लेन डिफाइन करना है, तो कंटेंट क्या होता है उसमें। तो पहले उसको सेलेक्ट करेंगे, देन टेक्स्ट कंटेंट से उसके नहीं, अभी कंटेंट को। मैं सिंपल एचटीएमएल एलिमेंट में बोल रहा हूँ। उसका अगर कंटेंट अगर हमें, मैं अगर कोई एक एचटीएमएल एलिमेंट है, जैसे कि मान लीजिए ये एल आई है, ठीक है। सिंपली यहाँ पे मान लो, सिंपली हमने क्या किया है, जावा स्क्रिप्ट, क्लियर। और देन फिर हमने स्पैन एलिमेंट यूज किया है इसके अंदर, वहां पे हम क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ठीक है। देन स्पैन हमारा क्लोज होगा, देन हमारा एल आई क्लोज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एल आई जो हमारा एलिमेंट है, लिस्ट एलिमेंट है, उसका कंटेंट क्या है, क्यों। तो एलाई का जो ओपन टैग है उसके अंदर जैसे जावास्क्रिप्ट हो गया, स्पैन हो गया, ये सब उसके कंटेंट ही हो गए। क्लियर। तो हमें क्या समझ में आ रहा है, यहाँ पे हमने आपसे क्या पूछा है, कुछ ये पूछ रहा है, पूछ रहे हैं कि इस लिस्ट जो हमारा ये लिस्ट एलिमेंट है, इसको हम लिस्ट एलिमेंट बोल रहे हैं। इसका जो कंटेंट है वो कहाँ से कहाँ शुरू हो रहा है। देखिए सिंपली किसी भी एलिमेंट का कंटेंट वो पार्ट होता है जो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के बीच में आता है, वो सब क्या होता है, उस एलिमेंट का क्या होता है, कंटेंट होता है। नहीं, सिंपली यही हमें हमें पता है, इसको हम क्या बोलते हैं, कंटेंट बोलेंगे। किसका कंटेंट है ये, लिस्ट एलिमेंट का, ठीक है। उसी तरीके स्पैन एलिमेंट का कंटेंट क्या है, ये इसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के बीच में आ रहा है लैंग्वेज, ये क्या है, स्पैन का आ रहा है। बट लिस्ट एलिमेंट जो है उसका कंटेंट क्या हो रहा है, उसके बीच में ये टेक्स्ट भी आ रहा है, सिंपल टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, जिसको जावास्क्रिप्ट में हम यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रिंग। और उसके साथ में ये जो हमारा एक दूसरा एलिमेंट है जो कि एल आई के लिए क्या है, ये कंटेंट ही है। बट ऐसे तो है, तो ये एचटीएमएल एलिमेंट है ना, स्पैन तो एक एलिमेंट है। तो कंटेंट ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लेन टेक्स्ट हो सकता है, कंटेंट किसी भी एलिमेंट का टेक्स्ट प्लस, या फिर ना दूसरे एलिमेंट भी क्या हो सकते हैं, दूसरे आउटर एलिमेंट के क्या हो सकते हैं, कंटेंट हो सकते हैं। जैसे कि इस एल आई एलिमेंट का कंटेंट क्या है, स्पैन जो एक एलिमेंट है, और प्लस ये जावास्क्रिप्ट। नहीं, तो अगर हमें इस एल आई एलिमेंट के कंटेंट को एक्सेस करना है, ठीक है, तो कंटेंट एक्सेस करने के लिए हमारे पास क्या मेथड मिलते हैं डॉम में, टेक्स्ट कंटेंट और इनर एचटीएमएल। सिंपल। नहीं, तो अगर हम देखिए वहां पे हमने फिर क्या बोला था कि टेक्स्ट कंटेंट अगर हमें एल आई डॉट सिंपल, क्योंकि एल आई से हम सेलेक्ट कर लेंगे क्वेरी सेलेक्टर पहले एल आई को, देन इसके हमें कंटेंट के साथ काम करना है। तो हमारे पास दो ही मेथड मिल रहा था, टेक्स्ट कंटेंट और प्लस इनर एचटीएमएल। नहीं, या तो हम ऊपर वाले मेथड का यूज कर लेते हैं, या तो हम क्या कर लेते हैं, इसका मेथड यूज कर लेते हैं, एचटीएमएल, ठीक है। ये किस सिनेरियो में करते हैं और ये किस सिनेरियो में करते हैं, ये भी हम लोगों ने डिस्कस करा। क्यों बताओ, बाकी लोग भी क्योंकि सब पढ़ रखे हैं, पूछना तो बनता है। सर इनर एचटीएमएल जैसे मान लीजिए कि कोई भी हमें एलिमेंट है एचटीएमएल का, हम्म। उसके अंदर कोई हम लोगों ने सब एलिमेंट बना रखा है, फॉर एग्जांपल यूएल बना रखा है हम लोगों ने, और उसके अंदर एलआई बना रखी है। तो अगर हमें सारे एलआई को एक्सेस करना है
और उसके अंदर कंटेंट एक्सेस करना है तो हम इनर HTML यूज कर देंगे, और अगर हमें सिर्फ प्लेन टेक्स्ट चाहिए तो हम इस टेक्स्ट इस कंटेंट यूज इस करेंगे। अभी जो हमने अभी यहाँ पे लिखा है इसके रेफरेंस में बताइए, कुछ और एग्जांपल मत लीजिए। इसके में सर अभी जो हमने ये लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा है कुछ? यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे एल आई डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट लिखता हूँ तो क्या हमें मिलेगा? ठीक है, रिटर्न में अगर एल आई डॉट इनर एच टी एम एल लिखता हूँ तो क्या मिलेगा, बस वो बताइए। बाकी लोग भी बताइए अगर सोच पा रहे हैं। सर अगर टेक्स्ट कंटेंट का यूज करेंगे एल डॉट टेक्स्ट कंटेंट का तो सिर्फ हमें जावास्क्रिप्ट देगा, और अगर इनर एचटीएमएल का यूज करते हैं तो वो स्पैन को भी इंक्लूड करेगा। ओके, नहीं अभी देखिए कंफ्यूजन, आप कभी ना जाकर प्रैक्टिस, इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है ना आप लोगों को, इसलिए मैंने बोला। अब देखिए इसमें क्या होगा, जब टेक्स्ट कंटेंट करते हैं ना तो बस वो ना एचटीएमएल एलिमेंट अगर यूज किए गए कंटेंट के अंदर तो बस उसको इग्नोर करेगा, बाकी सारा चीज ना प्रिंट करेगा। तो बेसिकली जब एल आई डॉट टेक्स्ट कॉन्टेंट लिखेंगे तो जावास्क्रिप्ट तो प्रिंट करेगा ही करेगा, उसको देगा ही। तो ये जो लॉन्ग लैंग्वेज हमने यूज किया स्पैन के अंदर, स्पैन के विदाउट ना क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज टोटल हमें रिटर्न करके दे देगा ये मेथड। बट अगर हम एल आई का यूज करेंगे तो हमें ये पूरे की पूरी स्ट्रिंग ही मिल जाएगी ना, स्पैन के साथ मिल जाएगा। तो जिसमें क्या होगा कि हमें ये जो हमने एलिमेंट यूज कर रखा है ये एलिमेंट भी हमें एक्सेस हो जाएगा इनर एचटीएमएल के थ्रू। ठीक है, पर टेक्स्ट कंटेंट में सिर्फ सिर्फ क्या मिलेगा, हमें प्लेन टेक्स्ट मिलता है। क्लियर? तो अगर हम नहीं चाहते हैं कि इसका इनर एचटीएमएल भी जो जो भी एलिमेंट है उसको भी हम एक्सेस करना चाह रहे हैं तो हम इनर एचटीएमएल का यूज करें। क्लियर? इसकी प्रैक्टिस अभी जितना आपको समझ में आया जो मैंने बोला, इसको जाकर फिर अभी ना एग्जैक्टली प्रिंट करके देखिएगा, नोट करिएगा क्लास के बाद। तो अभी बस आपको इतने समझना है कि या तो हम उस एलिमेंट के अगर कंटेंट को एक्सेस करना है तो हम क्या करेंगे, या तो टेक्स्ट कंटेंट का यूज करेंगे या तो इनर एचटीएमएल का यूज करेंगे। इनर एचटीएमएल हम का यूज तब करेंगे जब हमें पूरा अगर उसके अंदर के एलिमेंट को भी एक्सेस करना है तो हम इनर एचटीएमएल यूज करेंगे, सिर्फ सिर्फ टेक्स्ट को एक्सेस करना है तो टेक्स्ट कंटेंट का यूज करेंगे बस। तो एक काम तो हमारा ये होगा कि एल आई को एक्सेस करने के बाद उसके कंटेंट को एक्सेस करना, तो इस प्रॉपर्टीज का मेथड यूज कर लेंगे। उसी तरीके से इस एल आई के अंदर एट्रीब्यूट भी यूज हुए होंगे, नहीं कोई भी एलिमेंट हो उसका वो एट्रीब्यूट भी कैरी करता है, क्यों? यस सर। तो हमारे पास क्या था कि कंटेंट के साथ काम करना था, तो बेसिकली हमारे पास दो मेथड मिल रहे थे, टेक्स्ट कंटेंट और इनर एचटीएमएल। बट अगर इस एट्रीब्यूट के साथ काम करना है इस एलिमेंट के, तो हमारे पास क्या क्या मेथड मिलते हैं कि जिससे हम एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं और गेट कर सकते हैं, ताकि हम इस एलिमेंट के एट्रीब्यूट को एक्सेस कर सके और फिर उसको मैनिपुलेट कर सके। उसके लिए हमारे पास क्या मेथड है जिसको हमने पढ़ रखा है अभी तक? भूल गए फिर से? डिवीजन सर नहीं? जो अभी बताया था ना आपने, हाँ, कौन कौन मेथड, क्या बताया था? सर डॉट सेट एट्रीब्यूट और डॉट गेट एट्रीब्यूट। सिंपली, तो अगर मान लीजिए अगर हम यहाँ पे एल आई है, इसको अगर हम लोग कोई भी एट्रीब्यूट देते हैं, जस्ट लाइक एक आईडी दे देते हैं, आईडी एट्रीब्यूट, देन उसको वैल्यू हम कुछ भी दे दे रहे हैं जस्ट लाइक लिस्ट दे रहे हैं। तो अगर हमें ये पता करना है कि इसका एट्रीब्यूट क्या है तो हम क्या कर सकते हैं, कैसे ये एट्रीब्यूट वैल्यू हम गेट कर सकते हैं? डॉट गेट एट्रीब्यूट। डॉट बेसिकली एल आई को पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर उसके एल आई attribute डॉट करने के लिए गेट गेट एट्रीब्यूट कर लेंगे, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, ये एट्रीब्यूट मिल जाएगा। एट्रीब्यूट। क्लियर? बट यहाँ पे अभी कंफ्यूजन ये है कि अभी इस मेथड के साथ आप लोगों ने प्रैक्टिस तो किया नहीं होगा, तो इसके लिए आपके लिए होमवर्क है कि अगर मान लीजिए एक के बजाय अगर मल्टीपल एट्रीब्यूट है तो गेट एट्रीब्यूट में हमें क्या सारे एट्रीब्यूट की वैल्यू मिल जाएगी कि सिर्फ एक की मिलेगी? ठीक है, ये होमवर्क है। तो इसमें तो ये डॉट, डॉम की तरह बॉम भी कुछ होता है क्या? कुछ ब्राउजर है, ब्राउजर जो भी
बॉम्ब बेसिकली ना विंडो ऑब्जेक्ट नहीं, उसके साथ जो काम करना है तो बॉम्ब बोलते हैं। बेसिकली ब्राउजर, ठीक है, ब्राउजर को रिप्रेजेंट करते हैं हम विंडोज के साथ, यहाँ पे विंडो ऑब्जेक्ट के साथ। तो उसके जो मेथड मिलते हैं उसके पढ़ सकते हैं। जैसे विंडो डॉट इनर विड्थ या हाइट, अगर आपको अपने अपने विंडो की विड्थ और हाइट गेट करना है तो विंडो डॉट इनर हाइट या इनर नहीं विड्थ पता मेथड है। वैसे बहुत सारे मेथड है विंडो ऑब्जेक्ट कंसोल में। विंडो बस प्रिंट करिएगा, टाइप करिएगा, देखिए कितने सारे मेथड वो सारे एक्सेस करने। तो बॉम्ब ब्राउजर बोलते हैं उसको, ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। डॉक्यूमेंट क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट डॉम हमें क्या करता है, एक पेज से रिलेटेड हमें मेथड और प्रॉपर्टी देता है ना। कोई एक वेबसाइट है, उसका कई सारे पेजेज होते हैं, तो एक पार्टिकुलर पेज को अगर हमें मैनिपुलेट करना है तो हम डॉम का यूज करते हैं। क्लियर। वैसे हमारे क्योंकि वेबसाइट एक ब्राउजर में लोड होती है, तो उस ब्राउजर से रिलेटेड भी बहुत सारे इवेंट, बहुत सारे मेथड हमें मिलते हैं, जिसका यूज करके ना जब वेबसाइट लोड हो रही है या फिर बाकी चीजें हो रही है तो हम उसके बिहाफ पे कुछ लॉजिक बिल्ड कर सकते हैं। तो डॉम बस वो है, और कुछ नहीं। तो अगर डॉम डॉम सबसे इम्पोर्टेंट एपीआई है बेसिकली। ये हमारे हो गया, इसमें और कुछ नहीं दिया है, कुछ तो और देना चाहिए। डॉम में एनिमेशन, इवेंट, इवेंट लिसनर। सर ये जेएस के अलग अलग ईयर क्यों दिए हुए हैं? हाँ, जेएस के अलग अलग ईयर 2023, 24, 25। बेसिकली जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज का एक स्टैंडर्ड्स के लिए ना बेसिकली एकमा स्क्रिप्ट एक बोल सकते हो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ना बेसिकली क्योंकि कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसका एक स्टैंडर्ड, क्योंकि जावास्क्रिप्ट रन करने के लिए सिंपली जावास्क्रिप्ट इंजन क्रिएट करने होते हैं, तो उसकी क्या स्टैंडर्ड होते हैं वो सेट करता है बेसिकली एकमा स्क्रिप्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है। तो हर साल ना कुछ अपडेट निकालते रहते हैं। 2015 से पहले ना आप सिंपली ES5 बोल लो, या फिर ना ES5 तक मतलब जो भी अपडेट हुए थे तो वो थे। फिर 2015 के बाद ना ईयरली अपडेट आने लगे, तो वही है ES6। लोग बोलते हो ना जावास्क्रिप्ट ES6 पढ़ाएंगे ना, मॉडर्न जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे, तो मॉडर्न जावास्क्रिप्ट ES6 2015 के बाद के जो भी मेथड है उसको मतलब बेसिकली जो जावास्क्रिप्ट में, जैसे कि 2015 से पहले मोस्टली हम वार यूज करते थे ना एक वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, बट ES6 के बाद हमें और भी नहीं कीवर्ड मिल गए, जैसे लेट और कॉन्स्ट मिल गए। तो वैसे ही हर ईयर में ना कुछ नए मेथड और चीजें आती रहती है, अपडेट आते हैं। तो अभी के सिनेरियो में जो कि आपका जैसे भी एसिंक अवेट आपको मिलता है, पहले कॉल बैक हेल होता था, कॉल बैक फंक्शन ही होता था ना एक एसिंक्रोनस कोड लिखने के लिए। फिर प्रोमिसेज है, प्रोमिसेज आपको ना ES6 में ही आपको मिलेगा रेडियो। फिर 2017 में फिर आपको ना एकमा स्क्रिप्ट जो हुआ हमें एसिंक अवेट, हाँ 2017 में एसिंक अवेट मेथड हमें हुआ। तो ये और भी आपको ना इजी बना देता है एसिंक्रोनस कोड लिखने के लिए। तो बस ईयरली अपडेट के लिए ये होता है, बाकी कोई नहीं है थ्योरी आपको पढ़ने। तो इसीलिए जो रिकॉर्डिंग कोर्सेज होते हैं मोस्टली आपको ना ये जो बहुत पुराने कोर्सेज होते हैं वो ना ES6 के ये जो नए सारे कोड है वो बेसिकली ना नहीं वहाँ पे आपको मिल पाते हैं मेथड। तो इसीलिए नए लेटेस्ट पढ़ना है तो आपको मोस्टली बहुत नए, जस्ट लाइक जो 2024, 25 या 23 में मेथड इंट्रोड्यूस हुए उसको यूज भी नहीं करना होता, क्योंकि लैंग्वेज क्योंकि अपडेट तो हो रही, बट ब्राउजर कुछ होते हैं जो ना उस मेथड को जिसके उस ब्राउजर में फ्रेंडली नहीं होता है, तो फिर आपका कोड ना वहाँ पे क्या हो सकता है, बेसिकली रन नहीं होगा, डिफा ने एरर शो कर रहे हो। तो बेसिकली हमें ना मेथड पढ़ने से पहले, इसीलिए आप देखते होंगे लास्ट में कौन कौन से ब्राउजर में कौन सा मेथड नहीं यूज हो रहा पहले ने, तो वो सारी चीजें देखेंगे सारे ये नहीं। देखिए कौन से ब्राउजर में ना कौन से ब्राउजर के भी अपने अपने अपडेट्स आते रहते हैं नहीं, तो किस पॉइंट से ना ये मेथड अप्लाई हो, या जो भी ये मेथड एक माई स्क्रिप्ट में ये मिले हैं, मतलब प्रॉमिस डॉट एनी प्रॉमिस के साथ हमें, या फिर रिप्लेस ऑल मेथड मिलता है स्ट्रिंग के साथ।
पहले हमारे पास एक रिप्लेस मेथड है, स्ट्रिंग में अगर किसी स्ट्रिंग के किसी पार्ट को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस मेथड यूज करना है। अभी आल मेथड भी हमें मिल गया 2021 में। अभी हम अगर हम बहुत सारी की सारी स्ट्रिंग को ही रिप्लेस करना चाह रहे हैं, ऐसे क्या हम कर सकते हैं? ऐसे सिंपली हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम किसी भी पार्ट को क्या करें, नहीं रिप्लेस करें। तो वैसे ही, ना हमारे पास अलग अलग ईयर के जो मेथड है, अब जितना लेटेस्ट पढ़ेंगे उतना ही आपका काम इजी हो जाता है, बस सिंपल समझिए आप। नहीं तो आपको ये सारी चीजें, अब मोस्टली चीजें अभी हम लोग कवर कर ही लेंगे, क्योंकि सारे जो भी मेथड नए अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं वो सब देख लेंगे। तो ये पार्ट है। चलो डॉम पढ़ रहे थे, तो डॉम में ही अभी हमें क्या करना था, डॉम के जो एट्रीब्यूट वाले सेक्शन है, सर्च कर लीजिए डॉम एट्रीब्यूट। देखते हैं, कुछ, हाँ, क्या मेथड है, कुछ यहाँ पे तो कुछ और ही सारे कुछ आ रहे हैं। इसलिए सर जब इस पे पढ़ने जाते हैं तो इसी में खो हाँ, जाते तभी हैं। तभी तो बोला, मुझे खुद ही अभी देख रहा हूँ तो लग रहा है कितना टफ चीज है भाई ये। नहीं, चलो कोई नहीं। फिर ये भी ऐसा और एमडीएन भी वैसे ही है। एमडीएन ना। एक चीज देखने जाओ पता नहीं कितना खुल के हम्म। आ जाता है, फिर उसी में रह जाता है। चलो अभी हम लोग क्या करने वाले थे, क्लास लिस्ट ना के बारे में पढ़ने वाले थे ना। क्लास लिस्ट जो प्रॉपर्टी है, ये बेसिकली डॉम के अंदर जो हमें मिलता है, तो उसके बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं। वैसे गेट एलिमेंट और बाकी वो तो हमने पढ़ ही रखा है, तो उसके बारे में क्या ही करना। बाकी देखिए, जो ये क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी, ये भी हमें क्या करता है, किसी भी एलिमेंट, क्योंकि एक एलिमेंट पे आईडी भी एट्रीब्यूट हो सकता है, क्लास भी एट्रीब्यूट हो सकता है, और बाकी इन जनरल और भी एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे डेटा एट्रीब्यूट के बारे में हम लोगों ने देखा। तो वैसे किसी भी एलिमेंट के पे अगर हम क्लास लिस्ट से क्या कर सकते हैं, उस एलिमेंट के ना क्लास को हम एक्सेस कर सकते हैं। देन उसके बाद ऐड, रिमूव और रिप्लेस और टॉगल, ये जो मेथड मिलते हैं हमें, इसका अप्लाई हम कर सकते हैं, या फिर कंटेन का हम यूज कर सकते हैं। ये पता लगा सकते हैं कि ये क्लास बेसिकली यहाँ पे है, तो ये हमें ट्रू और फॉल्स रिटर्न करेगा, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। नहीं, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो ना, कितना इजीली एग्जाम्पल दिया है कि ये एक स्ट्रिंग है, जस्ट लाइक एक डिव है जिसपे क्लास क्या लगा हुआ है, फू। नहीं, अगर हमें क्या करना है कि अगर हम पहले तो डिव को सेलेक्ट करेंगे, डिव डॉट क्या, छोड़ो, चलिए। तो हमें क्या देखिए, ऐड करना है। नहीं, अनोदर क्लास अगर हम ये ऐड करेंगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा, ये जो क्लास एट्रीब्यूट है, यहाँ पे देखिए ये क्लास ऐड हो जा रहा है किसके थ्रू, ऐड प्रॉपर्टी के थ्रू। रिमूव से हम क्या कर रहे हैं, ये रिमूव भी हो जा रहा है। तो ये जो ऑलरेडी पहले से क्लास लगा हुआ, रिमूव प्रॉपर्टी हमें क्या कर रही है, उसको रिमूव कर दे रही है। वैसे ही टॉगल क्या करेगा कि विजिबल जो क्लास ऑलरेडी है, तो उसको रिमूव कर देगा, नहीं है तो सिंपली ऐड कर देगा। क्लियर? तो अब यहाँ इस चीज को आपको ना सिंपली मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है कि इस चीज को जाकर प्रैक्टिस करना, अपने से भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। कुछ करना नहीं है, जितना मैंने भी बोला है। जैसे कि जैसे कि पुश मेथड होता था किसी भी एरे के अंदर, अगर हम कुछ पुश करना चाह रहे थे तो पुश मेथड में मल्टीपल एलिमेंट को पुश कर पा रहे थे। ऐड भी क्या है, क्लास, क्योंकि क्लास में आईडी यूनिक होती है, मतलब एक पेज पे एक आईडी सेम, मतलब आईडी दोबारा रिपीट नहीं होगी। बट क्लास में हम मल्टीपल क्लास ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमने क्लास एट्रीब्यूट यूज किया है, तो इसको कोड के अंदर अगर हमें सिंपली चाहे तो स्पेस दे के मल्टीपल क्लास यूज कर सकते हैं। वैल्यू, नहीं, ऐसा तो पढ़ा ही है ना। अगर मान लीजिए हमने क्या किया, एक क्लास दिया लिस्ट वन,
दूसरा क्लास और देना चाह रहे हैं इसी एलिमेंट को, तो हम क्या कर सकते हैं, स्पेस दे के फिर लिस्ट टू भी कर सकते हैं, फिर इन दोनों में से किसी के साथ हम सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं, नहीं होता है ऐसा? होता है कि नहीं होता? यस सर। होता है। देखो वही इसलिए बोला, बेसिक तैयार होगा तो ये सब चीजें ना आपको बड़ा इजी लगे, क्योंकि उस समय जब पढ़ रहे थे तो इसलिए मैं बोला कि सब कुछ हर एक का ना अपना अपना रोल है। तो सेम यही है, तो अगर आपको मल्टीपल क्लास ऐड करने हैं तो भी हम ऐड के थ्रू मल्टीपल क्लास, देखिए यहाँ पे ऐड भी हो जा रहा है, और रिमूव भी अगर मल्टीपल क्लास करना है एक एलिमेंट के ऊपर तो हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐड और रिमूव का यूज यहाँ पे आपको दिख रहा है। उसी तरह टॉगल का भी वही है। तो टॉगल का आपको क्या करना है, यूज केस में आपको बता दूं, जस्ट लाइक चलो एक प्रोजेक्ट बनाना है आपको, दूसरा प्रोजेक्ट पे ना नोट डाउन कर लीजिएगा कि एक ना सिंपली एक कोड, कुछ ऐसा एक फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन को जब भी आप रन करें, ठीक है, या फिर अगर आप चाहें तो उसको डॉम का यूज करके ना पेज पे दिखाइएगा कि आपको एक लाइट बल्ब लेना है, ठीक है, एक लाइट लाइट बल्ब बेसिकली अब ऐसा था नहीं, तो उसके लिए एक इमेज लेना है, एक सिंपली जब लाइट बल्ब जो ऑन हो उसकी इमेज ले लीजिएगा, एक ऑफ है उसकी इमेज ले लीजिएगा, ठीक है, और उस इमेज को ना कंडीशन के हिसाब से, ठीक है, उस किसी पार्टिकुलर एलिमेंट में बेसिकली इमेज के अंदर ना सोर्स कोड चेंज करना है, कि जब कोई क्लास अप्लाई हो सोर्स कोड में, अगर मान लो ऐसा कुछ है, जो क्लास अगर अप्लाई है तो हमारा ऑन वाला इमेज दिखे, इसमें इमेज उस बटन उस इमेज में क्या हो कि आपका बल्ब ऑन हो, ठीक है, अगर वो क्लास ना अप्लाई हो तो क्या दिखे, ऑफ वाली इमेज दिखे। बेसिकली आपको क्या करना है, देखिए इमेज एट्रीब्यूट होता है, हम इमेज एलिमेंट होता है, ठीक है, एक इमेज एलिमेंट बनाइएगा। क्लियर? उसमें जो भी आपको एसआरसी देना है, आप एसआरसी में हम क्या करते हैं, सॉरी, उसमें हम सोर्स कोड ही तो देते हैं, सोर्स देते हैं इमेज का, क्यों ऐसा ही होता है। इमेज के एक के अंदर जब यस सर। एलिमेंट होता है तो यस एसआरसी सर। एट्रीब्यूट यूज करते हैं ना, तो वहां पे हमें क्या करना होता है, इमेज का सोर्स देना होता है। तो अब ये इसमें कौन सी इमेज अप्लाई होगी, ठीक है, यहाँ पे यहाँ पे दो में से कोई भी एक हो, कि जब सिंपली इसी एलिमेंट का क्या करिएगा, एक जस्ट लाइक ना एक क्लास दे दीजिएगा, कोई भी क्लास दे दीजिएगा, क्लास सिंपली जो भी आप वैल्यू देना चाह रहे हैं, चलो बल्ब ही दे दो, नहीं बल्ब ऑन या ऑफ, दो में से कोई भी एक बल्ब, चलो कोई भी एक वैल्यू दे दीजिए आप, ठीक है, क्या देगा, कोई भी नाम मेंशन कर लो। हम्म, चलो यार जो भी मन करे लाइट ही कर लो, अभी हमें नहीं समझा। तो आपको क्या करना है, ये क्लास में पहले तो जो ये क्लास एट्रीब्यूट है, नहीं, इस क्लास एट्रीब्यूट में सिंपली हमें क्या करना है, इस क्लास एट्रीब्यूट को पहले टॉगल करवाना है बेसिकली, इसके थ्रू सेलेक्ट करना है, देन उसके बाद टॉगल के थ्रू हमें इसके अंदर ना वैल्यू इफ एंड इल्स का यूज करके बेसिकली एसआरसी को पुश करना है, ठीक है। तो ये आपको प्रोजेक्ट है, इसमें आपको ना बनाने की कोशिश करिएगा कि कैसे है ना एक कंडीशन के बेस पे बल्ब को ऑन या ऑफ के मोड में ना स्टेट में हम शो कर सकते हैं, जो कि बेसिकली इस क्लास के बेस पे होगा। कि आपको क्या करना है, सिंपली दो इमेजेस हैं, या तो आप और भी आसान बनाने के लिए क्या करिएगा, दो इमेज टैग ले लीजिएगा, ठीक है, और भी आसानी रहेगा आपके लिए, ठीक। और देन उसमें दोनों में क्या करिएगा, ये क्लास पास कर दीजिएगा, ठीक है, या फिर क्लास में क्या करिएगा, दोनों को अलग अलग क्लास दीजिएगा, फिर कंडीशन के बेस पे ना दो में से कोई एक चेक कर लीजिएगा, कि अगर क्लास जिसपे पहले को जो ऑन वाला होगा वहां पे क्लास दे दीजिएगा लाइट ऑन, अपने दूसरे को ऑफ वाला दे दीजिएगा, बट दोनों में से कोई एक ही आपको क्या करना है, शो करना है।
और किसके बेस पे करना है, क्लास के बेस पे करना है। तो कौन सा क्लास, और इस क्लास को क्या करना है आपको, डिस्प्ले प्रॉपर्टी देना है। So, स्टार्टिंग में क्या करना है आपको, किसी एक को ऑन करना है, मतलब डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या करनी है, ब्लॉक करनी है। अब एक को क्या कर दीजिएगा, सिंपली ऑफ कर लीजिएगा। बट जैसे ही ये क्लास रिमूव होगा तो ऑब्वियस बात है कि वो आप जो प्रॉपर्टी है, ब्लॉक प्रॉपर्टी है, वो क्या होगी, चेंज होगी। तो आपको ये काम करना है कि दो, एक इमेज एलिमेंट लीजिएगा और उस पर क्लास एट्रीब्यूट लगा के टॉगल का यूज करके आप ना उस क्लास को टॉगल करके इमेज चेंज करने की कोशिश करिएगा। अगर प्रोजेक्ट बन जाए तो बताइए, नहीं होता है तो फिर एक बार डिस्कस कर लेंगे। तो क्लास एट्रीब्यूट कुछ नहीं, इसमें जो आपको किसी भी एलिमेंट के क्लास एक्सेस करने के लिए अगर हमें उसके साथ कोई भी उसमें क्लास ऐड करना है, रिमूव करना है, या फिर ना टॉगल करना है, तो क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी मिल जाती है, ठीक है, उस एलिमेंट के ऊपर, जिसमें हमें अलग अलग मेथड मिल रहे हैं, कौन, ऐड, रिमूव, टॉगल और कंटेन। बेसिकली हमें रिटर्न में देता है कि वो क्लास अप्लाई किया गया है कि नहीं किया, तो ट्रू एंड फॉल्स में आपको करता है। इसे रिप्लेस भी देता है कि अगर एक क्लास को दूसरे क्लास से रिप्लेस करना चाहे तो भी कर। ये 4 या 5 मेथड है, एक बार पढ़ लीजिएगा, फिर ना समझ में आया तो फिर बताइएगा। ठीक है, पढ़ना ही है आपको, और कुछ है नहीं, तो यस सर। इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि जिसके बारे में इतना डिटेल में हम लोग डिस्कस करें। ठीक है, तो हमें क्या हो गया पता कि एलिमेंट के कंटेंट के साथ काम करना है तो वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे, या पे एट्रीब्यूट के साथ काम करना है तो एट्रीब्यूट, गेट एट्रीब्यूट या सेट एट्रीब्यूट या क्लास लिस्ट। अगर स्पेशली क्लास के साथ काम करना है तो क्लास लिस्ट प्रॉपर्टी का हम यूज कर लेंगे। क्लियर। इन जनरल एट्रीब्यूट के साथ काम करना है तो गेट और सेट एट्रीब्यूट का यूज करेंगे। और डेटा एट्रीब्यूट के साथ काम करना है तो डेटा लिस्ट प्रॉपर्टी जो है उसका हम नहीं यूज कर लेंगे। क्लियर। फिर उसके बाद हमारे पास सिंपली इवेंट आते हैं कि किसी भी एलिमेंट पे एक पार्टिकुलर इवेंट, जो भी इवेंट हैपन हो रहा है उसको अगर हम उस पर इवेंट लिस्नर लगाना चाह रहे हैं, ऐड इवेंट लिस्नर मेथड हमने पढ़ ही रखा है, जिसमें अलग अलग हमें इवेंट मिल जाते हैं। तो ट्राई करिए, लिस्ट आप लोगों ने लिस्ट डाउन, जो मैंने लिस्ट दिया था सारे इवेंट का, एक एक बार आप लोगों ने देखा, चेक किया, तो अगर देखें यस थोड़ा सर। बहुत ना, एक बार ना लिख के ना उसको एक बार आपके दिमाग में चलना चाहिए, हमें ये इवेंट प्रैक्टिस करो या ना करो चलेगा, बट ना आपके दिमाग में हो कि हाँ ये सारे इवेंट ना है, अवेलेबल है, जब भी नीड पड़ेगी तो आप ना उस इवेंट का यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले एक बार अवेयर होना बहुत जरूरी है। तो एक बार ट्राई करो, एक शॉर्ट में ना उन सबका डिफिनेशन लिखा हुआ है उसके आगे, जो भी हमने वो लिस्ट नोट्स प्रोवाइड किया था उसमें सारे में तो है, नहीं है, है सर। है तो सर जो उसको, माउस इवेंट्स है ना उसमें। और सारे लिस्ट में तो सारे ही है ना, अगर, हाँ हाँ, मतलब माउस है, कीबोर्ड है, फॉर्म है, हाँ सारी इवेंट। कहाँ होता है, नोट्स डॉम, ये सारी इवेंट लिस्ट। ये है ना। तो इसमें क्या है, ये सारे जो इवेंट है, देखिए तो इसमें देखिए जितने भी इवेंट टाइप है ना, एक बार आप इसी को ना ट्राई करिए, देखो ऐसे पीडीएफ में पढ़ने पे सब लगता है समझ में आता है, बट ना इस बार ना इसको लिखने की कोशिश करिएगा कॉपी और पेन का यूज करके, वो आपके दिमाग में ना काफी देर तक नहीं रिकॉल होता रहेगा। तो आपने देख लीजिए, जैसे क्लिक इवेंट है, बस इतना पता हो कि क्लिक इवेंट कब किस कंडीशन में हम अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ शॉर्ट में है, इतने सारे इवेंट है। क्योंकि जब पता होगा ना जो प्रोजेक्ट, जिसे अभी आप ना सोच ही नहीं पा रहे हो कि हमें किस टाइप का प्रोजेक्ट बनाना है, नहीं, तो आपको जो प्रोजेक्ट करवाया जा रहा है बस वो आप बस उसी चीज को प्रैक्टिस कर पा रहे हो ना। बट आपको क्या करना, लॉजिक भी बिल्ड करना है, तो आपको पता तो हो कि बेसिकली, जैसे कि अभी आपको पता चल गया है कि जब हम कोई टू डू लिस्ट बना रहे हैं, नहीं, तो वहाँ पे मोस्टली हम क्या कर रहे हैं, एक माउस से रिलेटेड चीजें हम कर पा रहे हैं, या फिर टू डू लिस्ट में अगर मान लीजिए हमें लिस्ट को ड्रॉप करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे नहीं शिफ्ट करने हैं,
तो हमें ड्रैग एंड ड्रॉप इवेंट का यूज करना होगा। ड्रैग एंड ड्रॉप इवेंट क्या करता है, किसी भी एलिमेंट को सिंपली एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अगर हमें लेके रिमूव मतलब चेंज करना है, उसका लोकेशन चेंज करना है, तो ड्रैग एंड ड्रॉप जो प्रॉपर्टी इसमें जो भी इवेंट मिलते हैं, ड्रैग स्टार्ट करवाना है तो ड्रैग स्टार्ट से हम कर सकते हैं। देन ड्रैग जब हो रहा होगा तब क्या होना चाहिए, फिर ड्रैग किसी पार्टिकुलर प्लेस पे इंटर करे तब क्या होना चाहिए, फिर ड्रैग जब ओवर करे तो। अब ये बेसिकली ना, आप ये प्रॉपर्टी आप पढ़ना चाहें तो जाकर पढ़िए ना इवेंट के बारे में। तो आपको क्या मिलेगा कि जैसे भी मान लीजिए आप देखते होंगे बहुत जगहों पे, जैसे जो नॉन कोड प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पे ना सिंपली आपको एक यूआई दे, जैसे आप वर्डप्रेस बना पे वेबसाइट बनाने जाएंगे ना, वहाँ पे जो भी आप पेज बिल्डर ने प्लगइन से यूज करते हैं, वो ऐसे ही तो करते हैं कि वो आपको ना ऑलरेडी एक एलिमेंट बना कर रख देते हैं, फिर उस एलिमेंट को ड्रैग करके एक जगह से दूसरी जगह पे प्लेस कर लीजिए और अपनी वेबसाइट बिना कोड लिखे भी बना सकते हैं। तो अगर वैसा प्रोजेक्ट आप भी बनाना चाह रहे हैं तो आपको इस इवेंट के बारे में पढ़ना ही चाहिए। नहीं, वैसे इसी तरीके से अगर जो मीडिया इवेंट है, अगर आप वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, तो प्ले पॉज ये सारे जो इवेंट है बेसिकली, अब इसके बारे में मीडिया बेसिकली हम क्या बोलते हैं, वीडियो जो हो गया है फिर ऑडियो हो गया, नहीं कि वीडियो को प्ले और पॉज ना इस इवेंट के साथ हम कर सकते हैं। ये सारे इवेंट, क्योंकि वीडियो जब प्ले होती है ये ब्राउजर की इवेंट है, ये हमें ये इवेंट मिल जाते हैं। तो अगर आप वीडियो को ना आप मैनुअली जावास्क्रिप्ट सब प्ले और पॉज करना चाह रहे हैं, तो आप इस इवेंट का यूज करके आप लॉजिक लिख सकते हैं कि जब प्ले हो रहा हो तो क्या क्या चीजें दिखानी है, वो सारी चीज। तो इसके बारे में टच इवेंट बेसिकली अगर मोबाइल से रिलेटेड अगर कुछ करना चाहे तो अगर आप इसको नहीं भी पढ़ते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसा प्रोजेक्ट आप बनाएंगे नहीं कि जो, बट अगर आपके पास पता होना चाहिए अगर टच, अगर आप इवेंट का यूज करेंगे, जस्ट लाइक जैसे अभी हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप का करें या फिर क्लिक का करें, जब क्लिक हो रहा है तभी वो इवेंट काम कर रहा है, नहीं बट मोबाइल में क्लिक करने का तो ऑप्शन ही नहीं होता, वहां पे हमें क्या करना होता है, टच करना होता है। तो टच पे हमें कैसे काम करता, फिंगर अब डिटेल में पढ़ना था। डॉम एक काफी डीप कॉन्सेप्ट नहीं टॉपिक है अपने आप में ना, एक लैंग्वेज ही है। क्लियर, ये जावास्क्रिप्ट का पार्ट नहीं है, पहले आपको बता दे रहे हैं, ये अलग से एक एपीआई है जो ब्राउजर में आपको मिल रही। अब जितना डिप अभी इसमें हम लोग सिर्फ सोचिए HTML डॉम के बारे में पढ़ रहे हैं, नहीं बट डॉम बेसिकली अलग अलग डॉक्यूमेंट के लिए अलग अलग सिंपली, जैसे कि भी हम लोग HTML डॉक्यूमेंट ही तो बना रहे हैं, अगर मान लो आप XML डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो उसके लिए आप अलग डॉम प्रॉपर्टीज आपको मिल जाएंगी, वैसे SVG एलिमेंट के लिए आप बना रहे हैं तो उसके लिए डॉम, तो डॉम एक काफी टिप है एपीआई है। बट एटलीस्ट इसके लिए भी ना आप जाकर ट्राई कर सकते हैं, एक बार बस जानते रहो, जब जैसा भी प्रोजेक्ट आएगा वहां पे जाकर उस चीज को कर लेना। बट अभी जैसे पढ़ रहे हो आपको लग रहा होगा क्या पढ़े फालतू का, आप दूसरी जगहों पे जा रहे हैं है ना, कुछ और आपको लग रहा होगा डॉम तो सब पढ़ ही लिए, सब समझ में आ गया। तो अभी आपको सिर्फ बस ये आया है कि एड इवेंट लिस्टर लगाते कैसे, नहीं क्लियर, और उस पे बट अब ये सारी चीजें जब पढ़ेंगे तो आपको और भी थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। पढ़ने की कोशिश करिए। डॉम कंटेंट लोडेड ना, ये आपको जो इवेंट मिलता है इसके बारे में जाके देखिए, नहीं देखिए क्या लिखा है, जब HTML ना पेज जो है हमारा सिंपली, एक क्वेश्चन यहाँ पे और अगर पढ़ने की कोशिश करिएगा, जो हमारा पेज होता है बेसिकली एक वेबसाइट का जो पेज होता है, सिंपली ब्राउजर में ही हमें उस पेज, एक यूजर जो करता है वो ब्राउजर के थ्रू उसको एक्सेस करता है। तो बेसिकली जब हमारा पेज ब्राउजर में जाता है तो बेसिकली वो कैसे पार्स होता है, कैसे रेंडर होता है, ठीक है, तो उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत डिटेल में पढ़ सकते हैं पढ़िए। जैसे अभी ये क्या है हमारा, जब हमारा HTML पेज पहले पार्स होगा देन रेंडर होगा, तो अगर कंप्लीट जब पार्स होगा जब हमारा लोड होगा तब जाके हमारा ये इवेंट क्या होगा, हैपन होगा। बट जब ये एक इवेंट हमारे पास क्या है कि अनलोड इवेंट भी है, पेज लोड होने से पहले ही, अगर बहुत बार क्या देखते होंगे आप लोग कई सारे जगहों पे ना, जब जावा हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं तो पेज का कंटेंट दिखने से पहले ना हमें कोई एनिमेशन दिखता है या फिर ना कुछ चीजें दिखती है, नहीं तो वो चीजें आप भी अपने पेज अगर करना चाहे तो अनलोड इवेंट का यूज करके आप कर सकते हैं।
बनाइए प्रोजेक्ट। इसीलिए मैं बोला कि ना अभी आपके पास इतने सारे काम है कि आपको ना दूसरे जगहों पे जाके या दूसरे टॉपिक को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। अब सारा जो वर्क है वो ये है कि आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको सब समझ में आ रहा है नहीं, बट अब प्रैक्टिस तो आपको ही करनी है ना। मैं एक दो प्रोजेक्ट करवाऊंगा, अब ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि अभी हम एक लिमिटेड टाइम भी है हमारे पास। तो ट्राई करिए कि आपके पास जो मैं अभी जो बोलता आ रहा हूँ 5-6 घंटे दीजिए। सिर्फ क्लास की प्रैक्टिस करने के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ कि क्लास में जितना पढ़ाया जा रहा है उतना जाओ टाइप करो, उसका नोट बना के बैठ जाओ। क्लियर? आपको ये उसी टॉपिक को और डीप में पढ़ने के लिए आपके पास इतना टाइम मिल रहा है कि एक दिन के बाद जो गैप मिल रहा है उसको मिस यूज ना करिए आप। नहीं, अभी आपको यस। गैप आप लोगों को मिल रहा है तो आपको लग रहा है कि चलो अब आज तो खाली, आज तो क्लास नहीं है, कुछ और पढ़े। बट वहां पे ना आप ये सब काम कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है। तो कल हम लोग स्ट्रिंग पढ़ने वाले हैं, तो अगर आप टाइम मिले तो थोड़ा स्ट्रिंग के मेथड देख के आइएगा, ताकि फिर आपको और भी अच्छा रहेगा। तो ट्राई करेंगे स्ट्रिंग को खत्म कर लें कल अच्छे से। और थोड़ा बहुत अगर टाइम मिले तो रेजेक्स भी पढ़ लेंगे। तो रेजेक्स के ना बहुत डीप में तो जाएंगे नहीं, क्योंकि वो अपने आप में वो एक कॉन्सेप्ट हो जाता है, मतलब एक टॉपिक हो जाएगा, उतना उसका यूज उतना ज़्यादा है नहीं, क्योंकि जो भी हमें स्ट्रिंग मैनिपुलेशन करना है उसके बने बनाए स्ट्रिंग मिल जाते हैं। बट बेसिक भी डिस्कस कर लेंगे, तो एक बार रेजेक्स भी पढ़ लीजिएगा ना, REGEX। ठीक है, रेजेक्स ना, जिसको हम रेगुलर एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो किसी भी स्ट्रिंग को मैनिपुलेट करना है तो हम रेगुलर एक्सप्रेशन का यूज करना है। तो पढ़ के आइएगा। बाकी प्रैक्टिस करो, जितना बना सकते हो ना प्रोजेक्ट, सोचने की कोशिश करिए। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो प्रॉब्लम आ रहा है ही है। तो एटलीस्ट जितना चीजें आपको आ रही है ना उस चीज को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करिए। अभी आप सोचो कितना पढ़ा है। CSS और HTML में तो कोई दिक्कत नहीं है ना आपको, बट आज तक आप लोग अपना पोर्टफोलियो का लेआउट बना पाए? अब तो क्लिक इवेंट भी आप यूज कर ले रहे हो। बट अब किस बात का डाउट है आपको? बस यही कि आपके पास टाइम नहीं है। पोर्टफोलियो बनाने के लिए अब तो ऐसा कोई कॉन्सेप्ट बचा नहीं कि जो आप जिसके बगैर आप ना आप पोर्टफोलियो वेबसाइट बना ही नहीं सकते, क्योंकि उसमें डेटाबेस की तो जरूरत है ही नहीं कि अभी बैकएंड पढ़ लेंगे तभी पोर्टफोलियो बनाएंगे। तो बट वही है कि देखो, आप ये सोचेंगे कोई दूसरा आपको सब कुछ सिखा देगा, कहाँ होता है। बट अब मेरा काम यही है कि आपको ना मोटिवेशन मिलता रहे, और प्लस आप ना कंटिन्यूटी ब्रेक ना हो। रिकॉर्डिंग कोर्सेज में क्या होता है, कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाती है, बट यहाँ पे क्या एटलीस्ट चलो हर दूसरे दिन मिल तो रहे, उसी बहाने आप फिर से नहीं भाई, आपके अंदर थोड़ा सा आप चार्जअप हो पाते हैं कि हाँ चलो नहीं करना है, पढ़ना है। तो वो बस चीजें हैं कि वो आपको एक माहौल मिल रहा है, बाकी चीजें आपको क्लियर हो रही है। बट ये सोचो कि सब बस क्लास अटेंड कर ले रहे हैं, सब हो जाएगा, नहीं होगा। बस इतने होगा, फिर 15-20 हज़ार की नौकरी करनी है तो फिर इतने पढ़ते रहो। नहीं पढ़ के जाइएगा, ने 2.5 या 2.8 का पैकेज लगेगा, फिर आप जाके फिर करिएगा, है ना। तो बट अच्छे से करना चाह रहे हो तो करो, डीप में पढ़ो। और इसीलिए इस कोर्स का ड्यूरेशन इतना लंबा रखा गया, अदरवाइज भी 4 महीने का कोर्स ना कर ले यार। जब अगर आपको सिर्फ सिंटैक्स से ही पढ़ना है तो क्लियर। आपके कॉलेज वाले तो एक ही महीने में मर्न स्ट्राइक बनवा दिए लोगों को। ठीक है। तो वही चीज है कि बट आप मिस यूज ना करो ना, आप पढ़ो तो सही, एटलीस्ट डीप में तो पढ़ो। HTML CSS के कितने आप कोई डैशबोर्ड बना सकते हो जिसमें सिर्फ CSS का यूज है और कुछ नहीं। नहीं बट आपको सोचना ही नहीं है। क्यों? आप टेलविन मैं पढ़ाऊंगा 2 दिन 3 दिन लगेगा, आप पहले से थोड़ा बहुत देख लो, क्योंकि CSS ही है। सब आपको पहले से पता है कि CSS में प्रॉपर्टीज का रोल क्या है, जो भी चीजें मैंने पढ़ा है।
तो ये सारे जो लाइब्रेरी होती है यहाँ पे ना फिक्स आपको क्लासेस मिल जाते हैं, नहीं। अब वो आपको याद ही करने होते हैं, याद ही इन द सेंस मतलब कि आपको पता होगा कि ये लिखेंगे कैसे। जस्ट लाइक जैसे हम लोग फ्लैक्स बॉक्स में फ्लैक्स प्रॉपर्टी देने फ्लैक्स में, नहीं, आइटम अलाइन प्रॉपर्टी था, या फिर जस्टिफाई कंटेंट था, तब कैसे काम करता है ये आपको पता है, नहीं। बट अगर आपको आप मान लीजिए टेलविन में पढ़ाया था, अब वहां पे आपको लिखने का तरीका अलग मिल, क्योंकि वहाँ पे फिक्स पहले से ना एक क्लास मिल जाएगा कि अगर आपको जस्टिफाई कंटेंट प्रॉपर्टी लगाना है तो आपको लिखना क्या हो, नहीं। और उसका कोड ऑलरेडी वो बैकएंड में वैसे ही कह रहा है जैसे आप कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल सीएसएस, क्योंकि हम यहाँ मैनुअली क्लास बना बना के लिख रहे हैं, वहां पे हमें वो मिल जाता है। तो उसको पढ़ने में आपको कोई दिक्कत नहीं है, अपने से भी जाके पढ़ सकते हैं टेलविन सीएसएस, जिससे आप ना स्टाइल और भी अच्छा कर सकते हैं पेज में। लेकिन अब वेट कर रहे हैं तो पढ़ाएंगे भाई, तो पढ़ लीजिएगा। बट कोई ऐसा तो है नहीं कि उसमें ना आप कुछ भी, आपको चीजें, मेन चीज था कि प्रॉपर्टी बिहेव कैसे करती है वो आपको सब पता है। फ्लैक्स बॉक्स कैसे काम करता है, किस कंडीशन में लगाना है, ग्रिड में कौन कौन सी प्रॉपर्टी, सब तो पता है आपको। तो बस वहां पे जाके ना क्लास के नाम आपको पता होना है, उसे एक बार देख लीजिए। और बाकी प्लगइन्स भी आते हैं, उसमें भी प्लगइन्स आते हैं जो ना आपको हिंट भी दे देगा। याद भी नहीं करना, बट एक बार दिमाग में कुछ, जैसे भी अब ये इवेंट ही है, याद नहीं करना लेकिन दिमाग में तो हो बेसिकली, अच्छा मुझे ये काम करना है, तो इस टाइप का इवेंट मिलता है, फिर जाके उस समय पढ़ लेगा। तो वैसे ही वहां पे भी करना है, तो ट्राई करिए, देखिए ना इन्वॉल्व हुई, इन्वॉल्वमेंट आपका जरूरी है। अभी आप लोगों का इन्वॉल्वमेंट ही पता नहीं क्यों नहीं है। अभी रिलैक्स हो क्या, कि अभी तो है टाइम ना, रो भाई। और अभी आपके पास बहुत काम है, अगर आप करना चाहे, वेट मत करो कि हमने जब हम रिएक्ट पढ़ेंगे तब प्रोजेक्ट बनाएंगे। हम्म, कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि रिएक्ट के बगैर भी नहीं, अब सब कुछ तो आप जावास्क्रिप्ट के साथ, और जावास्क्रिप्ट का 60% काम ना हम लोग पढ़ चुके हैं। अभी बस एक दो क्लास के बाद, नहीं, एसिंक्रोनस कोड हम स्टार्ट करने वाले हैं, जहाँ पे ना कॉल बैक या बाकी प्रोमिसेस पढ़ने वाले हैं। क्योंकि बेसिक सब कंप्लीट हो गया है जावास्क्रिप्ट का, जितना बेसिक आपको ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट पढ़नी थी, प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद मॉडर्न जावास्क्रिप्ट पढ़ते हैं, स्टार्ट करें। ठीक है, तो प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करिए, वेट ना करिए कि अभी चलो आराम कर लेते हैं। जितना एटलीस्ट सीएसएस के तो सारे प्रोजेक्ट आपको दिखा रहा हूँ, देखो क्या होता है कि आप ना सिर्फ टेम्पलेट, आपको आइडिया चाहिए तो आइडिया भी आपको पता ही है। आप सोचो सीएसएस के जो टेम्पलेट होते हैं, जैसे आप चाहे ना, तो चलो बूट स्टेप ही देखते हैं। अब ये सारी पढ़ सकते हैं, बट बूट स्टेप मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि अभी हम लोग आगे नेक्स्ट जेएस पढ़ेंगे, तो वहां पे भी हम बूट स्टेप में कोड कर सकते हैं। बट मोस्टली जो बूट स्टेप और जावा, सॉरी टेलविन है, दोनों में इस समय मोस्टली जगहों पे ना टेलविन का यूज करते हैं। तब किसी कंपनी में जाएंगे तो लोग बोलते ही हैं टेलविन पढ़ के आओ। और नेक्स्ट जेएस भी रिकमेंड करता है ना, जो उसका बिल्ड, जो उसका ऑलरेडी हमें ना सेटअप कोड मिलता है, उसमें टेलविन के साथ ही वो सेटअप करता है। आपको अगर इसके साथ करना है तो मैनुअली करना होगा। तो देखिए, अगर इसमें के एग्जाम्पल में जाइए, एग्जाम्पल के साथ साथ कुछ तो इनका टेम्पलेट होता है, देखिए। थीम में, ओके, चलो टेम्पलेट सर्च करो। नहीं, इसमें पूरा यूआई चेंज कर रखा है इन्होंने तो। इनका ना पेड टेम्पलेट भी होता है, जहाँ पे ना बने बनाए आपको ना पूरा पेज, देख, कहीं भी तो है, देखते हैं कहाँ पे है। एग्जाम्पल थी, गाइड पासवर्ड सिस्टम, एग्जाम्पल रेपो,
आइकन अरे ये सारे इनकी तो टेम्पलेट है, और अब चाहे तो डायरेक्टली ना, जैसे अभी हम लोग जो बनाते हैं पेज में, देखिए जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पे हमारे पास देखिए बने बनाए ना मिल जाते हैं। जैसे हीरो सेक्शन अभी हम लोग बना रहे थे, यहाँ पे अब हीरो सेक्शन में अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है तो देखिए सिंपली इसका कोड बस कॉपी करिए, आपको अलग अलग टाइप के हीरो सेक्शन डायरेक्टली बना सकते हैं। तो बड़ा इजी है अगर आपको देखना है। तो जैसे ये सारा है इनके टेम्पलेट, हेडर जो भी, ये जैसे इनका हेडर टेम्पलेट है, टेम्पलेट का कोड कॉपी नहीं है क्या, प्रीमियम है, सोर्स कोड देखने तो सोर्स कोड भी इसके ना डायरेक्टली, ये सारे टेम्पलेट के सोर्स कोड अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। सीडी यहाँ पे आके ना वो सारे सोर्स कोड आपको जो कुछ भी इसका बनाना है उसका अलग अलग, जैसे बीट इसके रिएक्ट के साथ हम काम करते हैं तो उसका हम करते हैं, बाकी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर सिंपली नए बार आप जो हम बनाते हैं उसका अगर आप चाहें तो ये पूरा कॉपी कर सकते हैं, और डायरेक्टली आप वो चीज़ें जो आप देख रहे थे उसका सोर्स कोड आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बट वही है कि इसमें भी आप अब यहाँ पे ना ये जो क्लासेज नहीं है, ये नए बार लिखा हुआ नए बार एक्सपेंड, ये बेसिकली क्लास का नेम है। और इसमें सिंपली जो स्टाइल हम लोग अभी सिंपली अपना एक क्लास नेम बना के कर रहे थे कि बैकग्राउंड कलर जो करना है वो सारी चीजें वो ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन किए, तो आपको बस क्या करना होता है, जैसे आपको नए बार बना रहे हैं तो उसमें ये क्लास क्या काम करता है बस ये जानना है थोड़ा सा आपको पढ़ने के लिए। सिंपली आप यहाँ पे जो भी इसका डॉक है वहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है कि आप जाएंगे फिर सिंपली ब्रेक पॉइंट लगाना है तो कैसे लगाना है आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं। ब्रेक पॉइंट बेसिकली वही जो मीडिया क्वेरी में हम ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, तो यहाँ पे ऑलरेडी वो लगाना है, तो एस एम जो ये उनका क्लास मिल रहा है एस एम एम डी, तो वो आप डायरेक्टली लगा सकते हैं। तो मीडिया क्वेरी में जो हम कंडीशन लिखते हैं वो लिखने की जरूरत नहीं है। ग्रिड में जैसे हम ग्रिड में डिफाइन करते हैं, इनका बना बनाया देखिए क्या है, कंटेनर जो हमारा होता है, कंटेनर को सेलेक्ट करने के बाद हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्रिएट देते हैं, तो यहाँ पे कंटेनर क्लास बना के उसमें प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिफाइन कर रहे हैं। तो बड़ा इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी नहीं है कि नहीं, अब जो आपको समझ में आए जब डायरेक्टली आप जाते हैं ना तो फिर आप कंफ्यूजन होता है कि अच्छा पहले तो हमें ये देखना है, कंटेनर याद करना है, फिर कंटेनर में ग्रिड का यूज किया जाता है, ग्रिड कैसे काम करता है, फिर लोग ना दोबारा जाके फिर ग्रिड पढ़ रहे हो। बट आप क्या है, सब पढ़ के आ गए तो सिर्फ आपको याद रखना है बेसिकली कंटेनर जो है ये बेसिकली काम कैसे करता है। तो यूटिलिटीज क्लासेस जो है अगर आप यहाँ पे ही करना चाहें तो जिसके थ्रू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, तो ट्राई करते रहिए पढ़ते रहिए। वैसे ही गुड टेलविन है, टेलविन पढ़ते रहिए, अपने से भी पढ़ सकते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अदरवाइज अब सेम इसका भी ना बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक में जाइए एक एक चीज ना बस पढ़ते रहिए। जैसे अभी ये है अ, अब चाहे कभी भी जब टाइम मिला करें तो जाके ना ये जो इसके कोर कॉन्सेप्ट है ना बस ये पढ़िए, ये जितने हेडिंग है स्टाइलिंग, ये जो पांच छह आपको हेडिंग दिख रही है बस इतना पढ़ लीजिए, बाकी चीजें आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। बस एक कोर कॉन्सेप्ट मैं पढ़ा भी दूंगा, बट अगर आप अपने से पढ़ते रहेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। बस थ्योरी पढ़नी है, यहाँ बड़ा अच्छा इन्होंने डॉक्यूमेंटेशन भी दिया है, तो टाइम लगेगा। जब भी खाली रहा करिए बैठ के पढ़ने की कोशिश क्या करिए। ये जैसे देखिए हम लोग फ्लैक्स में कर रहे थे, फ्लैक्स फ्लैक्स कॉलम गैप ये सारी प्रॉपर्टी ऑलरेडी पढ़ ही रखा है हम लोगों ने, नहीं प्लस आइटम, नहीं जो प्रॉपर्टी है फ्लैक्स आइटम जो है हमारा वो कैसे होगा सिंपली, अब वो सारी चीजें, फ्लैक्स का डायरेक्शन क्या होगा, रो होगा कि कॉलम होगा, तो फ्लैक्स डायरेक्शन प्रॉपर्टी हमें मिल रहा था, यहाँ पे फ्लैक्स रो मिल रहा है बस जो आप, तो ऐसे ही पैडिंग वाई डायरेक्शन मतलब टॉप और बॉटम पे लगाना था, पी वाई पैडिंग वाई,
इसी वाई डायरेक्शन टॉप बॉटम, वैसे पैडिंग पी एक्स होता है, पैडिंग लेफ्ट और राइट। तो बस ये सारी जो क्लासेज है ना, जैसे एम एक्स है मार्जिन, क्या है, लेफ्ट राइट एक्स डायरेक्शन में, वैसे एम एक्स एम वाई होगा तो मार्जिन टॉप बॉटम। तो ये बस नाम ना आपको जाके पढ़ना, एक बार याद तो करना, समझना ही पड़ेगा ना कि एम एक्स लिख रहे हैं तो वो एम एक्स का मतलब क्या है, बस कैसे काम कर रहा है आपको पता है, मार्जिन हॉरिजॉन्टली कैसे होता है, वो सब कुछ हमने पढ़ रखा है। तो मार्जिन एक्स वाई हम अगर लगा लेफ्ट और राइट लगाते हैं तो कैसे हमारा बिहेव करता है, या टॉप बॉटम लगाते हैं तो कैसे करता है, ये तो आपको पढ़ा है, थ्योरी पता है। तो ये चीजें हैं। तो इन लाइन सीएसएस में हम यहाँ पे कर पाते हैं, तो बड़ा इजी और कुछ ऑप्टिमाइजेशन भी होता है इस बेसिकली इसमें। तो मोस्टली जो प्रोडक्शन लेवल का हम कोड लिखते हैं ना, तो टेलविन में ही सीएसएस करते हैं। इवन दो अगर हम चाहें तो कस्टम सीएसएस लिख सकते हैं, ट्रेडिशनल सीएसएस, बट वो ज़्यादा लेंदी हो जाता है। बट हमारे पास ऑप्शन होते हैं, तो आप इस फ्रेमवर्क का यूज करेंगे टेलविन का, तो और भी आसानी से हम ना स्टाइल कर सकते हैं। क्लियर? और इसके टॉपअप पे हमारा साइड सीएन बना हुआ है, तो वो चीज़ें और भी आपको आसान बना देती है। तो एटलीस्ट सीएसएस में भी आपको जाकर प्रैक्टिस करने की अब जरूरत है। टेलविन बस पढ़िए, वो स्टेप ना पढ़िए। टेलविन का जो मैंने भी सेक्शन दिखाया, तो टाइम मिला करे आपके पास, तो आप कहीं नया पढ़ने से अच्छा क्या, जो पढ़ लियो, जो आपको आता है उस चीज के बारे में पढ़ो और डीप में पढ़ो। सीएसएस आपको अब आती है, आपको सीएसएस में आपको नहीं कंफ्यूजन है, तो उसके फ्रेमवर्क पढ़िए ताकि और भी अच्छी स्टाइल कर पाए। नहीं, वो समझ में भी आपको आएगा। आप पढ़ रहे हो भी जावास्क्रिप्ट, आप पढ़ो जाके वीडियो देखो रिएक्ट के, मोंगो डीबी के, कोई मतलब नहीं, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा, प्रैक्टिस तो आप कर नहीं पाएंगे। बट जा ये टेलविन की प्रैक्टिस कर सकते हैं आप, नहीं कोड में। ठीक है, तो बस वही है कि जो पढ़ चुके हैं उसको पढ़ने की कोशिश करिए और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करिए। ठीक, चलिए फिर मिलते हैं कल, स्ट्रिंग पढ़ के आइएगा, फिर ज्यादा बेटर तरीके से पढ़ते हैं। बस 2-4 दिन की और बातें, स्ट्रिंग एरे हम लोगों ने पढ़ ही लिया है, डॉम भी पढ़ ही लिया है, फिर उसका मॉडर्न जावास्क्रिप्ट पढ़। ठीक, चलो ओके बाय।